चलिए आप सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। और आज देखते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन साइंस का जो आपका है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर कितना है, ये सेट नंबर 41 नंबर सेट का डिस्कशन आज आपका होना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है लेंस से। लेंस का क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, और कैसा लेंस है तो अवतल लेंस है, और लेंस का आवर्धन पूछा गया है। आवर्धन की बात करते हैं तो मेरे भाई लेंस का आवर्धन पूछा गया है। पहले लेंस में ही पहले ही क्वेश्चन में आपको आवर्धन की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। सबसे पहला तो मेरे भाई आप ये समझिए कि अगर हम यहां पर लेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे भाई दो बात आप समझिए। पहले अगर हम यहां पर अवतल लेंस की अगर हम बात करते हैं, दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है मेरे भाई वो नेगेटिव होती है। अगर फोकस दूरी, ये हमें ऑटोमेटिक याद रखना है, इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है। लेकिन अगर हम उत्तल लेंस की यहीं पर बात कर लेते हैं तो उत्तल लेंस में जस्ट इसी का उल्टा होगा, और इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अवतल लेंस अगर बोल दिया, फोकस दूरी अगर दे दिया, तो फोकस दूरी मेरे भाई कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, यानी कि -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका साइन कन्वेंशन से आ गया कि सामने रखा जाता है एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, और उसका प्रतिबिंब जो है मेरे भाई यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसका मतलब है ये प्रतिबिंब की दूरी आपको दे रखी है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि मेरे भाई जो अवतल लेंस हमारे होते हैं, उस अवतल लेंस की कहानी ये है, अवतल लेंस की कहानी ये है मेरे भाई कि उससे काल्पनिक प्रतिबिंब ही सिर्फ बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, तो उसके लिए भी नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ेगा। और प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं उसको v से दिखाएंगे, और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहेंगे -15/2 हम लोग लिख सकते हैं इतना सेंटीमीटर, क्योंकि ये काल्पनिक ही प्रतिबिंब देता है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, जो अवतल लेंस आपका होता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। उत्तल लेंस आपका वास्तविक काल्पनिक दोनों देगा, लेकिन अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर उसका प्रतिबिंब आपको 7.5 सेंटीमीटर दे रखा था, तो 7.5 को हम यहाँ पर ऐसा लिख दिए, क्योंकि मेरे भाई काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा प्रतिबिंब बन जाता है अवतल लेंस में। अब बात आती है मेरे भाई कि यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो हमको आवर्धन कैलकुलेट करना है। तो हमको यू चाहिए, वस्तु की दूरी चाहिए। तो वस्तु की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लेंस का सूत्र यूज करेंगे। अगर यहां पर मेरे भाई लेंस का अगर हम सूत्र यूज करते हैं, तो लेंस का जो सूत्र हमारे पास होता है 1/f = 1/v, और यहां पर -1/u होगा। हमको u चाहिए तो हम u को निकाल लेंगे, और u को जब मेरे भाई निकालेंगे तो इधर लेकर के आ जाइए, और यहां पर आप कहेंगे 1/v माइनस में 1/f। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, तो -15/2, यानी कि तो माइनस हो जाएगा, नीचे 15 और ऊपर में 2 हमारा चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो। और यहां पर माइनस साइन हमारा है, और यहां पर मेरे भाई ये 1 और माइनस हमारा पहले से फॉर्मूला वाला ही है, और ये भी हमारा किस में, तो कहेंगे माइनस में है। तो फोकस दूरी यहां पर माइनस माइनस क्या करेगा, तो ये यहाँ पे प्लस कर देगा। और मेरे भाई ये तो और आसान हो गया कि 15 का जो एलसीएम होगा हमारा 15 हो जाएगा, और ये आपको +1 में, और ये आपको -2 में। यहां पर मेरे भाई -1/में 15 आ गया। तो आप यहां से कह सकते हो कि u का जो मान आया है ये आपको -15 सेंटीमीटर आया है। अब मेरे भाई ये हमारा राइट इसलिए है क्योंकि वस्तु की दूरी कभी भी मेरे भाई नेगेटिव ही होता है, चाहे दर्पण रहे कि लेंस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु की दूरी किसी भी सूरत में आपको नेगेटिव आना चाहिए, और आ भी रहा है तो ये सही है। अब हमको u पता चल गया है, v पता चल गया है, तो आसानी से मेरे भाई हम लोग आवर्धन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आवर्धन कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, तो आवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो इस आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, और आवर्धन को हम लोग हिंदी में m से आवर्धन ही कहते हैं, और इसको m से दिखाते हैं। और ये हमारा v/u हो जाएगा। v की जो वैल्यू है मेरे भाई वो हमारा कितना दे रखा है, तो -15/2 दे रखा है, यानी कि आप इसको रखेंगे यहाँ पर -15, और -15 आपका क्या होगा, कहेंगे 2 होगा। और u की जो वैल्यू है, वस्तु की दूरी आपको -15 दे रखा है, और ये आपका -15 हो जाएगा।
याद रखना मेरे भाई, ये लेंस का आवर्धन है, लेंस के आवर्धन में प्लस होता है, और अगर दर्पण का आवर्धन होता तो यहां पर माइनस साइन लेते हैं। तो चूंकि लेंस का आवर्धन निकालना है इसलिए यहां पर प्लस साइन के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो ये इससे ये कट जाएगा मेरे भाई, हमको तो लग रहा है कि 15 से 15 भी कट जाएगा तो हमारे पास 1/2 आएगा, और 1/2 की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी होगी, कहेंगे यहाँ 5 होगा, यानी आवर्धन का जो वैल्यू होगा 0.5 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करोगे तो आंसर हमारे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी यहां पर राइट हो जाएंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक भी कीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। महेंद्र जी बताइए, समझ में आ गया क्या? साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अगर मेरे भाई अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया की बात करता है, जिसको द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं जिसमें मेरे भाई 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। किसका होगा, तो 2 बार आयंस की हम बात करेंगे। यहां पर ध्यान रखना, ये 2 बार आयंस का आदान प्रदान होता है। 2 बार आयंस का क्या होगा मेरे भाई, तो 2 बार आयंस का आदान प्रदान जो होता है हमारा अभिकारक में होता है। और 2 बार आयंस का आदान प्रदान कहां पे, तो मेरे भाई रिएक्टेंट साइड में होता है। किधर होगा, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड में होता है। और रिएक्टेंट साइड हमारा क्या होता है मेरे भाई, हम कहेंगे अवकारक और उत्पाद जो हमारा रिएक्शन का होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रिएक्टेंट जो हमारा होता है वो अवकारक हम कहेंगे वो हमारा किधर होगा, तो रिएक्टेंट साइड हमारा, यानी कि लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं रिएक्शंस में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद रखना मेरे भाई, 2 बार किसका आदान प्रदान होगा, तो 2 बार आयंस का होगा। कई बार यहां पर 2 बार न्यूट्रॉन लिख देगा, 2 बार इलेक्ट्रॉन बोल देगा, 2 बार यहां पर प्रोटॉन बोल देगा, वो नहीं आंसर कर रहा। 2 बार आयंस बोलेगा तो आंसर सही होगा। अगर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन हम किसको कहते हैं। और ध्यान रखना इस अवक्षेपण अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। और अवक्षेप हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। इसमें क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। यानी कि एक ही रिएक्शन के अंतर्गत क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। संयोजी अभिक्रिया में मेरे भाई क्या होता है, अगर कोई संयोजन अभिक्रिया की अगर बात करता है तो इसमें मेरे भाई याद रखना कि जो उत्पाद बनते हैं वो सिंगल कंपाउंड बनता है। यानी उत्पाद जो हमारा होता है मेरे भाई याद रखना, जब कभी भी आपको मिलेगा तो आप कहना जो उत्पाद हमारा होता है ये सिंगल कंपाउंड हमारा फॉर्म करता है। ये कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो ये हमारा सिंगल कंपाउंड फॉर्म करता है। ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को जला दिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन हुआ मेरे भाई H2O का फॉर्मेशन होता है। तो H2O एक उत्पाद है, सिंगल एक उत्पाद है, इसलिए कहते हैं वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा मेरे भाई, तो एक हमारा कोई कंपाउंड 2 या 3 पार्ट्स में हमारा टूट करके अलग हो जाता है, जिसके उत्पाद 2 से 3 हमारे होंगे। जैसे कि अगर हम अपघटन अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम तापीय अपघटन करते हैं, उष्मा देकर जब तोड़ते हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में टूट सकता है। तो अगर ऐसा हुआ मेरे भाई तो हम कहेंगे इसको अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, जो एक कंपाउंड हमारा 2 बार में टूट जाएगा, और 2 के मिलने से अगर एक बनता है इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना। अब ये तापीय अपघटन भी हो सकता है हमारा, ये रासायनिक अपघटन भी हो सकता है हमारा, ये प्रकाशिक अपघटन भी हो सकता है, जिसके माध्यम से होगा हम उसकी बात करेंगे। तो अपघटन अभिक्रिया में एक्चुअली में हमारा यही होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अभिक्रियाशीलता का सही क्रम आपको बताना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी मेरे भाई आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप सबसे पहले जान लीजिए कि पोटासियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, पोटासियम के बाद हमारा सोडियम होगा, सोडियम के बाद मेरे भाई यहां पर कैल्शियम की हम बात करेंगे, और कैल्शियम के बाद हमारा मैग्नीशियम होगा। ये रिएक्टिविटी का हम ऑर्डर आपको लिख रहे हैं, और इस रिएक्टिविटी के ऑर्डर को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको हमेशा यहां से मेरे भाई आपके सामने आते रहेगा। और इससे भी कम रिएक्टिव हमारा आयरन होगा, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होता है मेरे भाई, हम कहेंगे यहां पर टीन की बात करेंगे, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा लेड होता है, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा हाइड्रोजन होगा, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा कॉपर होगा, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहां पर इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होता है, कहेंगे सिल्वर होगा, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा सोना होगा।
यानी मेरे भाई आप ये ध्यान रखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन के बाद इधर जो भी आप देख रहे हैं ये सब हमारा लिस्ट रिएक्टिव होता है, हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। इधर अभिक्रियाशीलता ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील हमारा पोटासियम का होता है। तो मेरे भाई सभी में पोटासियम का दे रखा है, लेकिन आपको एल्युमिनियम है, आयरन है, तो आपको देखना पड़ेगा किसमें किसमें पूछ रहा है उसके हिसाब से। तो आपको पोटासियम की बात कर रहा है, आपको एल्युमिनियम की बात कर रहा है, आपको आयरन की बात कर रहा है, आपको मेरे भाई यहां पर सोना की बात कर रहा है, और आपको यहां पर लेड की बात कर रहा है। तो आप देख लीजिए ऑर्डर, आपको पता चल जाएगा कि पोटासियम हमारा पहले है, उसके बाद हमारा क्या कहेंगे यहां पर रिएक्टिविटी के आधार पर हम लोग देखेंगे, इससे कम रिएक्टिव हमारा एल्युमिनियम होगा, इससे कम रिएक्टिव हमारा आयरन होगा, इससे कम रिएक्टिव हमारा क्या होगा मेरे भाई, इससे कम रिएक्टिव हमारा क्या होगा कि यहां पर हमारा लेड हो जाएगा, इससे भी कम रिएक्टिव हमारा क्या कि यहां पर हमारा एयू जिसको हम लोग सोना कहते हैं, गोल्ड हमारा हो गया। तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट है। अब आप देख लीजिए ये ऑर्डर आपका कहां पर मैच कर रहा है, जहां मैच करेगा वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये ऑर्डर आपको याद रखना है, उधर लिस्ट रिएक्टिव है, इधर हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आता है। ऑर्डर याद रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कहता है कि एक प्रकाश किरण पुंज, फिर से अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर अभिसारित होती है। मेरे भाई अवतल लेंस की बात कर रहा है ना, तो अवतल लेंस एक्चुअली में हमारा ऐसा होता है, और इस अवतल लेंस की बात कर रहा है, इस अवतल लेंस के बीचों बीच एक लाइन जाएगा जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। एक प्रकाश पुंज की बात कर रहा है कि अवतल लेंस से गुजरने के बाद लेंस के पीछे, तो मेरे भाई लेंस के पीछे, ये लेंस के पीछे, ये लेंस के आगे का पार्ट है, तो ये ऐसे जाएगा, और ऐसे जाने के बाद लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर का क्या करता है, एक अभिसारित होता है। तो लेंस के पीछे कह रहा है, इसका मतलब ये इधर की ओर जाएगा, लेकिन मेरे भाई लेंस के पीछे कहां, तो हम कहेंगे यहां पर 25 सेंटीमीटर की बात करता है। लेंस में कोई भी दूरी कहां से मापते हैं, तो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, तो ये हमारा फोकस 1 होता है। इसका मतलब है मेरे भाई ये कहीं ना कहीं आपको फोकस दूरी दे रखा है, यानी कि यहां से यहां तक अभिसारित होती है यहां पे, तो ये फोकस दूरी आपको दे रखा है। तो मेरे भाई जो फोकस दूरी हमारा दे रखा है, और इधर अगर बनेगा तो माइनस होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, हमारा लेंस के पीछे तो माइनस हम लोग लेंगे, लेकिन माइनस कितना, तो कहेंगे यहां पर 25 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और अगर फोकस दूरी हमारा मेरे भाई माइनस में अगर सेंटीमीटर में होता है, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 100 बटे हम एफ यूज करेंगे। अब यहां पर आप 100 रख दीजिए, फोकस दूरी आपका कितना निकल करके आ गया, तो -25 आ गया, कट कर दीजिएगा मेरे भाई -4 डायप्टर आपका आ जाएगा, और जो शक्ति होगी उसकी कितनी होगी, तो हम कहेंगे इतना होगा। तो इस क्वेश्चन के अगर आप आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी आप दिमाग लगा सकते थे। अगर अवतल लेंस की बात होती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारा नेगेटिव होता है। अगर फोकस दूरी नेगेटिव होगा तो मेरे भाई पावर भी नेगेटिव होगा, ये इसका सत्य है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि पावर नेगेटिव आना चाहिए, लेंस की क्षमता नेगेटिव में आना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है। अब नेगेटिव में अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई अगर फोकस दूरी इतना दे रखा है उसके हिसाब से भी अगर आप आंसर करते तो आपके आंसर नेगेटिव में आते, और आप नेगेटिव में आंसर -4D कर देते। अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए आपको नहीं भी पता चलता तो आप निकाल सकते थे, इसको फॉर्मूला आपको पता था, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेते। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और अवतल लेंस केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि मान लीजिए एक बिंदु स्रोत की बात कही जा रही है, यानी कि मान लीजिए आपको मान लेना है कि एक बिंदु स्रोत की बात कही जा रही है, एक प्रणाली पर आपतित होता है, और यह कहता है कि प्रणाली मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश को समानांतर किरण पुंज कर देता है। यानी कहने का मतलब यह है मेरे भाई, जैसे कि आप अवतल दर्पण को देख लीजिए, अगर आप यहां पर अवतल दर्पण, एक और बात हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि जो अवतल दर्पण की कहानी होती है ना, जो अवतल दर्पण की कहानी होती है मेरे भाई, वो उत्तल लेंस की भी कहानी वैसने होती है। तो लेंस में बोले तो उत्तल लेंस, और दर्पण में बोले तो अवतल, दोनों उल्टा दिख रहा होगा दोनों की, लेकिन कहानी सिमिलर होती है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करते हैं उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण की जो कहानी होती है वो हमारा अवतल लेंस की तरह होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे का कैसा होगा, कहीं यहां पर उल्टा होता है। ये रियलिटी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। तो जो अवतल दर्पण का होगा वही उत्तल लेंस का होगा, और जो उत्तल दर्पण का होगा वो हमारा अवतल लेंस की कहानी होती है। ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना है। अब मामला यहां पर मेरे भाई है कि हम लोगों को यहां पर दिमाग लगाना है कि समानांतर किरण पुंज कर देता है टकराने के बाद,
तो आप यहां पर कोई भी लेंस, कोई भी दर्पण की अगर बात मान लेते, यहां पर हम अवतल दर्पण को पहले चूज करते हैं। अगर इस अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो अवतल दर्पण हमारा चम्मच के आकार का ऐसा हमारा अवतल दर्पण होता है। और इस अवतल दर्पण पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये बीचों बीच लाइन जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहां पर मीट करेगा तो इसको हम लोग पोल कहेंगे। यहां पर इसका सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में हमारा मुख्य फोकस होता है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे भाई कहता है कि मान लीजिए एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होती है और यह प्रणाली के मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश को समानांतर किरण पुंज में उत्पन्न कर देता है। तो मेरे भाई दर्पण एक ऐसा काम कर सकता है कि दर्पण में अगर मान लेते कि यहां पर अगर आप मान लेते किरण पुंज को रखते हैं, ये हमारा क्या, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर हमारा लाइट जल रहा है, हम यहां पर बल्ब को लगा दिए और इसी बल्ब को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज हम उसको कहते हैं मेरे भाई जहां से प्रकाश निकलती है, तो ये बल्ब हमारा हो गया। अब जब बल्ब से प्रकाश निकलेगी तो प्रकाश जाकर के दर्पण से टकराएगी, और ये दर्पण की प्रॉपर्टी होती है कि मुख्य फोकस से पास करते हुए अगर दर्पण पे टकराएंगे तो ये मेरे भाई क्या होगा, तो कहेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर कर देगी। यानी इससे टकराने वाले जो भी मेरे भाई लाइट टकराएंगे, जैसे अगर मान लेते कि यहां से ये लाइट यहां टकराए, तो यहां से टकराने का चूंकि फोकस से पास करते हुए टकरा रहा है, ये भी समानांतर हो जाएगा। नीचे भी आप करके देख सकते हैं, ऐसा समानांतर टकराएगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा टकराएगा तो मेरे भाई ऐसा हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अवतल दर्पण में ऐसा होगा। अगर एक हम यहां पर बिंदु स्रोत लेते हैं, यानी कि हम फोकस पर उसको रखते हैं, तो सभी किरणें कैसी हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। किसका, तो हम प्रधान अक्ष के समानांतर जाते हुए उसको देखते हैं। ये दर्पण की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो अवतल दर्पण की कहानी होगी वही उत्तल लेंस की भी कहानी होगी। इसका मतलब ये काम हमारा अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण भी करेगा। इसका मतलब है मेरे भाई या तो अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल लेंस होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर आप क्या कर लोगे, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे भाई वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। उत्तल में नहीं होगा, क्योंकि उत्तल में आप करके देख लीजिए, पता आपको चल जाएगा। उत्तल में आप जो बात हम बताए हैं उसके हिसाब से आप करके देखिए तो पता आपको चल जाएगा। ये केवल और केवल हमारा किस में होगा, तो अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस में सेम कहानी है। इसीलिए अगला कहता है कि उस अभिक्रिया का नाम बता दीजिए जिसमें दो अभिकारक, यानी कि जिसमें दो अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट साइड की बात कर रहे हैं, और दोनों अभिकारक में क्या हो रहा है मेरे भाई, तो अपने आयंस का मेरे भाई यहां पर आदान प्रदान कर रहा है। तो दो अभिकारक आदान प्रदान कर रहा है, इसका मतलब दो बार आयंस का आदान प्रदान होगा। और ये कैसा रिएक्शन होगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और करके दो नया प्रोडक्ट भी बनाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये ए और बी है, दो हमारा अलग अलग हो गया, फिर हमारा यहां पर बी, अगर ए बी हो गया, और यहां पर मान लेते कि ये सी डी हो गया। इससे मेरे भाई आदान प्रदान कहने का मतलब होता है ये इसके, ये हमारा अभिकारक साइड होता है, ये इसको आदान करेगा तो ये मेरे भाई इसको देगा। तो आदान प्रदान ऐसे ही होता है। अब ये इसके साथ जाएगा तो ये मेरे भाई सी डी जो है बी के साथ आ जाएगा। तो जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ए के साथ सी गया तो यानी ए सी बन गया, और डी जो है बी के साथ गया तो इसका मतलब बी डी का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं जो उत्पाद है वो भी दो गो बनेगा, इसलिए मेरे भाई दो नए यौगिक बनते हैं तो दो यौगिक भी बनेगा, एक ये, इससे नया ये होगा। लेकिन इसमें दो बार आयंस का आदान प्रदान हुआ है, तो ए सी के साथ डी बी के साथ, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको अभिकारक कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं, इसको रिएक्टेंट साइड कहते हैं, इसको प्रोडक्ट साइड कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला दे रखा है कि एक विद्यार्थी 3 ओमीय चालक ए बी सी के लिए आई और भी के बीच में 3 ग्राफ खींचता है। सबसे पहले तो मेरे भाई ये समझना पड़ेगा आपको कि ग्राफ किसके किसके बीच में है, आई और भी के बीच में है। एक तरफ आपका करंट है, दूसरी तरफ आपका वोल्टेज है, और इसके ग्राफ ही गायब कर दिया गया है। क्वेश्चन में मेरे भाई ग्राफ होना चाहिए, देखते हैं। नहीं दे रखा है क्या, चलो नहीं दे रखा है, लेकिन वो ओम्स के नियम का पालन कर रहा है। चलो ओम के नियम का पालन कर रहा है, तो आप एक बात जान लीजिए कि इसके बीच में अगर कोई ग्राफ हमारा ऐसा है, लेकिन इसमें 3 ओमीय चालक के लिए ए बी सी यानी कि 3 गो ग्राफ हमारा बनेगा, इससे 3 गो ग्राफ खींचता है। ओमीय चालक बोला है तो ओम्स लॉ में मेरे भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अब इसमें आप ऐसा कर लीजिए, आप इसको R1 कह दीजिए, इसको आप R2 कह दीजिए, और ये आपका R3 हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि हमारा ग्राफ किसके किसके बीच में, आई और भी के बीच में है। अगर इसका स्लोप निकालना चाहेंगे उस ग्राफ का,
तो स्लोप हमारा आई बटा वी होगा, क्योंकि स्लोप हमेशा वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्सिस करते हैं और ओम्स लॉ हमारा v इक्वल टू आई आर होता है। अगर यहां से हम आई बाय वी अगर कैलकुलेट करेंगे तो वह 1 बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम 1 बाय आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो स्लोप हमारा निकलेगा 1 अपॉन में रेजिस्टेंस के बराबर निकलेगा, यानी मेरे भाई जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ये बात भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके पर मेरे भाई ये क्वेश्चन आपका बनता है। आगे बात करते हैं। 3 ग्राफ दे रखा है और कहता है कि वह पाता है कि तीनों ग्राफ की प्रवणता यानी कि स्लोप आपको दे रखा है। ये प्रवणता मतलब स्लोप होता है मेरे भाई। ये ग्राफ प्रवणता जो दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई स्लोप को बताता है। और आप ध्यान रखना कि स्लोप अगर हमारा ऐसा होता तो स्लोप हमारा tan थीटा भी हमारा स्लोप होता है। तो ये स्लोप आपको इतना दे रखा है, का प्रवणता हमारा कितना दे रखा है, कहीं पर लिखा होगा इंग्लिश में मेरे भाई, ये दे रखा है ABC फाइंड द स्लोप। देखो यहां लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्लोप ऑफ द दीज 3 ग्राफ्स आर इतना इतना इतना, यानी स्लोप आपको दे रखा है। और स्लोप जो दे रखा है वो 0.5, 0.1 और 0 पॉइंट इतना दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। इसका मतलब है मेरे भाई कि स्लोप का मान अगर दे रखा है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो R1 होगा उसके लिए हमारा स्लोप कितना होगा। तो अगर स्लोप की जगह पे रखेंगे तो ये उल्टा हमारा हो जाएगा। तो R1 की जो मान होंगे मेरे भाई अगर हम यहां पर निकालेंगे, ये यहां जाएगा तो स्लोप यहां आएगा, यानी कि पहले के लिए हमारा स्लोप कितना था 0.5 आ गया। दूसरे के लिए स्लोप हमारा R2 के लिए कितना होगा तो मेरे भाई डिवाइड कर लीजिए और 0.1 कह लीजिए। तीसरे के लिए जो स्लोप आप देखेंगे तो हमारा कितना होगा मेरे भाई, तो कहेंगे 1 अपॉन में 0.2 आ गया। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको आ गई है, क्योंकि स्लोप ही रेजिस्टेंस देता है, उल्टा है। तो आपको स्लोप दे रखा तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये इधर जाएगा तो स्लोप नीचे आएगा, स्लोप की वैल्यू दे रखी है। अब कह रहा है कि चालक की लंबाई, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो चालक की लंबाई है ना वो समान है, यानी लंबाई में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का अनुपात हमारा है वो दे रखा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब है मेरे भाई आपको दे रखा है A1 अनुपात A2, A2 अनुपात में A3, और ये बराबर है मेरे भाई 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये अनुपात दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है यहां पर मेरे भाई प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा। हम लोग यहां पर आते हैं, R इक्वल टू हम लोग देखते हैं कि रो इंटू एल अपन में A होता है। अब हम लोगों को यहां पर लंबाई के बारे में नहीं सोचना है, तो लंबाई को सबसे पहले यहां से काट दीजिए। हमको एरिया का रेशियो दे रखा है, हम क्या करते हैं मेरे भाई इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, तो ये समानुपाती रो अपॉन में हम एरिया कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि R1 अनुपात में R2 अनुपात में R3, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों का अनुपात, यानी रो1 अनुपात में A1 बराबर रो1 अनुपात में A1, इसको अनुपात में ही लिखना है। फिर हमारा यहां पर रो2 अनुपात में A2, फिर हमारा यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर रो3 अनुपात में A3 हम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है तो समान अनुपात में तो लिख ही सकते हैं। ये अनुपात जैसा है वैसे ही ये अनुपात है। अब इसकी वैल्यू मेरे भाई आपको यहां पर दे रखी है कितनी कितनी, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी कितनी, तो आप कहेंगे सर R1 का वैल्यू 1 अपॉन में 0.5 अनुपात में कितना होगा, तो 1 अनुपात में 0.1 अनुपात में मेरे भाई यहां निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, तो कहेंगे यहां पर 0.2, और यहां पर रो1 और रो2 ये सब तो निकालना है, ये सब तो निकालना है। एरिया का अनुपात आपको दे रखा है, ये 1 हो गया। दूसरा आपको रो2 के बारे में है, तो A2 का अनुपात आपको दे रखा है 2, और रो3 आपको निकालना है, तो यहां पर ये भी आपको दे रखा है 3। तो मेरे भाई आपको इसका रेशियो चाहिए। जब आपको इसका रेशियो चाहिए यहां पर, तो ये कहीं ना कहीं मेरे भाई ये हमारा ऊपर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका रेशियो निकल जाएगा। तो ये हमारा रेशियो निकालने का यहां पर एक तरीका है कि हम यहां से कह सकते हैं कि रो1 अनुपात में जो रो2 होगा और रो2 अनुपात में जो रो3 होगा मेरे भाई, वो हमारा ये गुणनफल में होगा। तो गुणनफल में ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, इस तरीके से हमारा शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हम यहां पर कहेंगे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, कोई दिक्कत होता है तो आपको ऐसे, तो ये निकालना है तो ये ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हम लोग इसको कह सकते हैं 1 अनुपात में 0.5, फिर दूसरा निकालेंगे मेरे भाई तो हम कहेंगे यहां पर 2 अनुपात में हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर 0.1,
और तीसरा अगर निकालेंगे तो हमारा 3 अनुपात में कितना होगा, तो कहेंगे यहाँ पर हमारा 0.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, अनुपात निकल जाएगा। तो मेरे भाई दशमलव को उड़ाओगे तो 0 यहाँ चढ़ जाएगा, दशमलव उड़ाओगे तो 0 चढ़ जाएगा, दशमलव उड़ाओगे तो 0 चढ़ जाएगा। अब आप देख लीजिए 5 दूनी 10 यानी ये 2, और ये हमारा 20, और ये हमारा क्या, तो कहेंगे यहाँ पर 15। इसका मतलब है कि ρ1 अनुपात ρ2 अनुपात ρ3 का जो रेशियो हमारा है वो 2 अनुपात 20 अनुपात 15 है, और ये ऑप्शन सी में आपके आ जाएंगे। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और यही आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप प्रूव्ड करेंगे और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंदी था लेकिन मेरे भाई समझने लायक क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और ये इस क्वेश्चन के आंसर मेरे भाई 2 अनुपात हमारा कितना, तो कहेंगे 2 अनुपात 3 20 अनुपात 15। हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर यही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई कितना है, तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने जो बनाया है, हो सकता है कि आप अगर पढ़े हुए होंगे सही से तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बता रखा है इसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस तत्व की कठोरतम प्राकृतिक अपरूप होता है। तो मेरे भाई कठोर अगर हमारा कोई होता है, तो जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं डायमंड का। ये किसकी बात करते हैं मेरे भाई, तो डायमंड का। डायमंड हम लोग जानते हैं सबसे हार्ड होता है, सबसे कठोर होता है, जिसको हीरा कहते हैं। और ये डायमंड जो होता है मेरे भाई, ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। ये किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप। कार्बन का अपरूप कहने का मतलब शुद्ध कार्बन का बना होता है। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि इसमें से एक ही ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं। तो मेरे भाई फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक तो दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर हम यहां पर फ्लेमिंग की बात अगर करते हैं तो फ्लेमिंग के रूल आपको पता होगा। एक तो लेफ्ट हैंड रूल होता है और दूसरा हमारा राइट हैंड रूल होता है। तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट दोनों हाथ आपके पास है। 3 उंगली का यूज करिए। इसमें अगर करिएगा पहले तो लेफ्ट को लीजिए, और ये हमारा थंब का डायरेक्शन होता है जो कि फोर्स को बताता है। ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन यानी बी से दिखाते हैं, और ये मेरे भाई यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हमारा होता है। लेकिन तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होगा। ये फोर्स, ये हमारा ये बल है, ये चुंबकीय छिद्र है, ये हमारा करंट है, विद्युत धारा है। राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा मेरे भाई, तो ये राइट हैंड यूज करके कुछ ऐसा दिखेगा। इसके डायग्राम्स अगर हम बनाते हैं, हमारा इधर जो होता है मेरे भाई ये गति को रिप्रेजेंट करता है, मोशन को। इधर अंगूठा फोर्स को, तो यहां पर अंगूठा मोशन को दिखाता है। यहां पर हमारा तर्जनी फ्लक्स, तर्जनी अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, तो यहां पर मेरे भाई फ्लक्स को दिखाता है। और यहां पर अगर हमारा करंट को दिखाता है, तो यहां पर मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा प्रेरित धारा को दिखाता है। इससे ये पता चला मेरे भाई हम लोग राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके प्रेरित धारा को फाइंड आउट कर पाए, फ्लक्स को फाइंड आउट कर पाए, और हम कहेंगे यहां पर मोशंस को फाइंड आउट कर पाए। तो जाहिर सी बात है जब दाएं हाथ के नियम की बात करेगा, इससे प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट का मेरे भाई जलीय विलयन लिया गया, एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 की बात करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट कहने का मतलब है मेरे भाई AgNO3 की बात करते हैं, और ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। अब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं। और ये Na क्लोराइड कह रहा है जलीय विलयन को, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में, यानी ये भी एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जब कभी होता है तो वो भी हमारा एक्वस ही होता है। अब मेरे भाई जब इसका रिएक्शन करा दिया गया तो इसमें से क्या होगा, तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि Ag जो है वो Cl के साथ जाएगा और N जो है ये आपका इसके साथ आएगा। और जो कंपाउंड हमारा बन करके आएगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो हमारा AgCl हो गया, एक तो Ag के साथ हमारा Cl हो गया, और दूसरा हमारा यहाँ पर NaNO3 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये AgCl जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट में बना है, इसी को हम अवक्षेप कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा अवक्षेप होता है। और अवक्षेप हमारा कहने का मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। अवक्षेप कहने का मतलब है मेरे भाई ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की हम बात करते हैं,
और जो सिल्वर क्लोराइड हमारा है ये अवक्षेप बनाता और सफेद अवक्षेप बनाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अवक्षेप हमेशा मेरे भाई व्हाइट ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से मेरे भाई अवक्षेपण अभिक्रिया की बात कर रहा है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो हम आपको पहले भी बोल दिए अवक्षेपण अभिक्रिया से हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे हमें क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, इससे हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, इससे अवक्षेप प्राप्त होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो अवक्षेप आपको प्राप्त होता है मेरे भाई ये ठोस होता है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर ये सॉलिड है तो ये हमारा अघुलनशील भी होता है। अगर घुलनशील होता तब तो मेरे भाई लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, ये अघुलनशील होता है, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में आपका अलग हो गया, तो ये आपका अघुलनशील होता है। तो मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा अघुलनशील भी होगा, आयनिक ठोस बनाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का आदान प्रदान होता है, इसलिए आयनिक ठोस हमारा होगा। और अघुलनशील होगा मेरे भाई, तो अघुलनशील आयनिक ठोस का निर्माण करेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, और कार्बनिक यौगिक से, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज वगैरह होता है उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, C6H12O6। कह रहा मेरे भाई कि अल्कोहल का उत्पादन क्या कहलाता है, तो अल्कोहल बनाने की जो विधि होती है मेरे भाई, हम कहेंगे शराब बनाने की विधि को हम लोग किण्वन कहते हैं। और इसी किण्वन विधि में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का, कवक का इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें भी ग्लूकोज होता है उसको सरा गला करके मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर शराब बन जाता है, जिसको अल्कोहल कहते हैं, किण्वन विधि होगा। आगे चलते हैं, विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड का हमारा नाम होता है मेरे भाई। साइट्रिक एसिड जो हमारा होता है, जो भी मेरे भाई साइट्रिक एसिड होता है इसमें साइट्रिक अम्ल बोला गया है, तो विटामिन सी जो होता है, साइट्रिक जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नहीं होता है, साइट्रिक फल होता है उसमें विटामिन सी होता है। लेकिन विटामिन सी का जो बायोलॉजिकल नाम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज होता है। विटामिन B1 से थायमीन होता है, और टार्टरिक एसिड मेरे भाई इमली वगैरह में होता है, ये बात आप जानते ही होंगी। सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि परागन की बात करते हैं, और परागन मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, हम यहां पर परागन की बात कर रहे हैं, हम यहां पर परागन की बात कर रहे हैं, और परागन को हम यहां पर क्या कहेंगे, तो पॉलिनेशन कहते हैं। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि पॉलिनेशन जो होता है वो कीट के द्वारा भी होता है, पॉलिनेशन हवा के द्वारा भी हो जाता है, पॉलिनेशन हमारा पानी में भी हो जाता है, पॉलिनेशन हमारा चमगादड़ से भी हो जाता है। मेरे भाई ध्यान रखना, पॉलिनेशन कभी आग से नहीं होता, आग लगाने से कभी पॉलिनेशन नहीं होता है, तो इससे हमारा नहीं होगा, तो आंसर करेंगे यही। तो आपको ध्यान रखना है, हवा से होगा तो एनिमोफिली कहते हैं, पानी से होगा तो हाइड्रोफिली कहते हैं, कीट से होगा तो एंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। परागन का मतलब होता है मेरे भाई कि हम सीधा कह सकते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी मेरे भाई परागन कहने का मतलब है कि आप यहां पर कह सकते हैं हम यहां पर परागकण की बात कर रहे हैं, ये परागकण का वर्तिकाग्र की हम बात करेंगे, परागकण का मेरे भाई वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की हम बात करेंगे, इसी को परागन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तो ये यहां पर फूल है, और इस फूल को जब आप देखिएगा तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर ये हमारा फूल है तो एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, तो ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट का इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर स्टिग्मा कह देते हैं, इसी को हिंदी में आप वर्तिकाग्र कह दीजिए। तो ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया। अब ये वर्तिकाग्र हमारा चिपचिपापन होता है, इसमें फीमेल का ये पार्ट है, और यहां पर जो कण है इसको परागकण कहते हैं। इसमें जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये आपको परागकण की बात हो रही है, यहां पर परागन नहीं मेरे भाई, ये परागकण है। ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम परागकण की बात करेंगे। तो ये परागकण जो है यहां से निकल करके ये वर्तिकाग्र पर हमारा शिफ्ट हो जाता है। मान लेते कि कोई मधुमक्खी वगैरह यहां बैठा, कोई मक्खी यहां बैठा, वो उड़ के यहां आ गया, तो मेरे भाई जितने भी छोटे छोटे कण होंगे उसके पैर वगैरह में फंस करके यहां आ जाएंगे, और ये परागन का प्रोसेस हमारा जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि परागन का यही प्रोसेस हमारा होता है। हवा भी बहेगा तो हो सकता है, कीट भी उड़ेगा तो हो सकता है यहां से यहां, ये पानी में भी हमारा हो जाता है, लेकिन आग लगने से नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर जाकर के ये हमारा आगे चल करके बीज का निर्माण करता है। तो परागन के लिए मेरे भाई क्या जरूरी नहीं है, तो आग जरूरी नहीं है, बाद बाकी और सबसे होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट सेल की बात करते हैं, इसमें पावर हाउस किसको कहेंगे मेरे भाई? तो पावर हाउस तो एक ही का नाम है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, आंसर। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसकी अगर बात करते हैं, इसमें एक जगह मेरे भाई त्रुटि है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। एक्चुअली में ये आपको सोडियम यहां पर होना चाहिए था, आपको Ma लिख दिया है। तो सोडियम हमारा जो है यहां पर आपसे बोला गया है कि कैथोड पर मेरे भाई बोला कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कैथोड पर कह रहा है कि हमारा जो जमा होगा वो कौन जमा होगा? तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमारा जमा होता है कैथोड पर, अभिक्रियाशीलता के हिसाब से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा हमारा जमा होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो हम लोग जानेंगे मेरे भाई, हम यहां पर सोडियम प्लस की बात करेंगे, और सोडियम प्लस हमारा क्या तो कहेंगे ज्यादा विक्रियाशील है। इसके बाद हमारा क्या होगा कहेंगे यहां पर मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करेंगे। इससे हमारा क्या होगा कहेंगे हमारा यहां पर हम हाइड्रोजन प्लस की बात करेंगे, और इससे भी कम हमारा क्या कहेंगे कॉपर प्लस की बात करेंगे। तो मेरे भाई जहां जहां Ma लिखा हुआ है ना, आप उसको Na समझिए, चूंकि गलती लिखा हुआ है। Ma की जगह पर आप Na समझिए, ये Na है, सोडियम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मेरे भाई ये हमारा सोडियम है, तो जहां जहां Ma है ना वहां पर आप Na कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि Na के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर। तो इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रियाशील जो ज्यादा होता है ना वो जल्दी कैथोड पर जाकर के जमा हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेरे भाई ममेरकोलॉजी जो होता है ये किस लिए होता है? तो चींटी के अध्ययन को कहते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म। आगे चलते हैं, एक तत्व के क्लोराइड की बात करते हैं। तो मेरे भाई एक तत्व का क्लोराइड बोला है कि जल में उदासीन होता है, तो एक तत्व का क्लोराइड हमारा क्या होगा? तो मेरे भाई NaCl की बात करते हैं। NaCl हमारा जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। हम कहेंगे मेरे भाई हमारा क्या होगा? तो ये वीक बेस है, और ये हमारा क्या है? तो कहेंगे यहां पर हम कहेंगे सॉरी, ये हमारा NaCl की बात करते हैं, और ये हमारा पानी के साथ क्या होता है? आपस में मिल जाता है, उदासीन हो जाता है मेरे भाई, विलयन बनाता है। तो जो क्लोराइड के साथ जो तत्व होगा हमारा क्या हो सकता है मेरे भाई? सोडियम हो सकता है। ये तत्व हमारा क्या होगा? तो सोडियम होगा, और सोडियम आपका पहले ग्रुप का एलिमेंट होता है। हलीना करप्सस फरियाद पहले ग्रुप में आपका है, तो फर्स्ट प्रथम समूह के होंगे। आगे पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया? तो मेरे भाई ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्रिश्चियन हैगेंस ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किया था, गैलीलियो गैलीली ने मेरे भाई यहां पर गति के समीकरण के बारे में बताया था। आगे चलते हैं, हीरे में बोला गया मेरे भाई स्थिर कार्बन अणुओं के बीच में कैसा बंधन बनता है? तो जाहिर सी बात अगर हम हीरा की बात करते हैं, कहां जा रहे हैं हम? हीरा कहां जा रहे हैं? हम हीरा की बात करते हैं। तो मेरे भाई जो डायमंड होता है ये कार्बन से ही बना हुआ होता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसमें कंप्लीट कार्बन ही होता है, ये कार्बन का अपरूप माना जाता है। ये कार्बन का क्या होगा? कि यहां पर अपरूप होता है, तो ये सिर्फ कार्बन से ही बना हुआ है। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड होता है तो मेरे भाई हम कहेंगे ये हमारा अधातु होगा। तो ये भी हमारा क्या? तो यहां पर इसको भी हम अधातु कहेंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई कि अधातु अधातु के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो इसको हम लोग यहां पर कहते हैं सहसंयोजक बंधन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर हमारा कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होगा और सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा, और कोवलेंट बॉन्ड आपको यहां पर दे रखा है। मेटालिक बॉन्ड हमारा कब बनता है? जब मेरे भाई मेटल से मेटल धातु धातु के बीच में बॉन्डिंग होती है। आयनिक बॉन्ड का निर्माण कब होता है? एक धातु दूसरा अधातु होगा तो होगा। वेंडरवाल फोर्स की अगर बात करते हैं मेरे भाई, सबसे वीक फोर्स होता है जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में हमारा वेंडरवाल फोर्स का निर्माण होता है। तो ये सिंपल यहां पर था कि हीरा हमारा सिर्फ इसी का बना होता है। कार्बन कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा अगर बंधन बोलेगा तो हम कहेंगे हमारा इसमें यही बॉन्डे बनता है सिर्फ। आगे चलते हैं मेरे भाई, जब गहरे समुद्र की बात करते हैं, जब गहरे समुद्र की मछली की बात कर रहा है, तो जब गहरे समुद्र की मछली है तो मछली कहां पे होगा? तो मेरे भाई गहराई में रहता होगा, क्योंकि उसका परिवेश मेरे भाई गहराई की है। अगर वह ऊपर आएगा तो हम एक बात जानते हैं मेरे भाई, ये कंसेप्ट होता है। मान लेते कि यहां पर पानी भरा हुआ, समझना गौर से, अगर ये पानी भरा है तो ये ऊपर का सतह है। हम लोग गंगा पानी नदी वगैरह देखते हैं तो ये अंदर का चीज है, ये गहराई में हम लोग देखते हैं मेरे भाई। ये हमारा तल है, नीचे का तल है, ये नीचे का तल है हमारा, और ये हमारा ऊपरी सतह है पानी का, और इसमें पानी मान लेते भरा हुआ है। तो मेरे भाई याद रखना कि हम लोग गहराई जब कभी भी मापते हैं ना, तो हम लोग ऊपर से गहराई मापते हैं, ऊपर से गहराई मापते हैं। तो गहराई को हम एच से दिखा रहे हैं, एच हमारा क्या है यहां पर? तो हम कहेंगे ये हमारा गहराई है। तो मेरे भाई किसी भी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ρg × h।
अब यहां पर मामला ये है कि रो जी जो होगा मेरे भाई, चूंकि पानी एक ही है तो रो हमारा एक ही होगा, चूंकि घनत्व जो हमारा होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर पानी 1 ग्राम रहे कि पानी 5000 लीटर रहे, अगर पानी सेम पानी है तो हम कहेंगे उसका घनत्व सेम होगा, और जी ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। तो ये तो टर्म मेरे भाई यहां कांस्टेंट हो गया। हम यहां से क्या ढूंढ सकते हैं, हम कहेंगे जो प्रेशर होगा सर समानुपाती H होगा। तो मेरे भाई जितना गहराई में जाओगे, तीर का निशान अंदर है, जब आप पानी में जाते हो तो गहराई आप ऊपर से नीचे देखते हो, तो गहराई ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। जब मेरे भाई गहराई बढ़ेगा तो H का मान बढ़ेगा और हमारा P का मान बढ़ जाएगा। गहराई के बढ़ने से दाब का मान बढ़ता है। अब जो मान लेते हैं समुद्री जीव होंगे मेरे भाई, जाहिर सी बात है कि मान लेते हैं कि यहां पर जो मछली है, यहां जो मछली है वो ज्यादा गहराई में रहने वाला मछली है। लेकिन जब ये मछली मेरे भाई ज्यादा गहराई में है, इसका पूरा बॉडी मेरे भाई ज्यादा प्रेशर पर होगा। जाहिर सी बात है हम लोग मेरे भाई, हम लोग वायुमंडल में अगर रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होगा वायुमंडलीय प्रेशर से क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना कि इस गहराई में जब जाएगा तो जो गहराई वाली मछली होगी ना, हम ऊपर की मछली की बात नहीं कर रहे हैं, हम गहराई वाले मछली की बात करते हैं। और जो गहराई वाले जो मछलियां होती है मेरे भाई, उस मछली की अगर हम बात करें ना, उसके अंदर बॉडी के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे से मछली मेरे भाई ऊपर आएगा तो ऊपर तो इसका प्रेशर घटता चला जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पर गहराई बढ़ता है तो ऊपर जाने पर गहराई घटेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई इसके बॉडी का प्रेशर ज्यादा होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई बॉडी इसका फट जाएगा, यानी कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस हमारा ऐसा होगा। ज्यादा गहराई पर ज्यादा प्रेशर होगा इसके अंदर में, शरीर के अंदर में, क्योंकि ये नीचे रहने वाला जानवर है, ये नीचे रहने वाला मछली है। ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे हमारा यहाँ पर प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा बाहर का, तो इसके शरीर के अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम होगा और इसका शरीर फट जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर फट जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो खून होता है वो ज्यादा दाब पर होता है, और वही क्या करता मेरे भाई, बाहर निकलने लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बहुत तेज दाब पर बहता है। उनके शरीर में जो खून होता है मेरे भाई वो किस प्रकार होता है, तो बहुत तेज दाब पर बहता है। क्योंकि वो गहराई में रहेगा तो गहराई में दाब ज्यादा होगा, और गहराई में अगर मेरे भाई दाब ज्यादा होगा तो हम यहां डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसके शरीर के अंदर का जो दाब होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बाहर आने पर वो फट जाता है उसका शरीर। आगे दे रखा है कि मेरे भाई कार्य की बात करते हैं, अधिकतम हमारा कार्य कब होगा। तो आप एक बात जान लीजिए, कार्य का एक मेरे भाई फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग Fs cos थीटा के नाम से जानते हैं। ये बल है, ये विस्थापन है, और बल और विस्थापन के बीच में एंगल थीटा होता है। अगर मेरे भाई थीटा का मान यहां पर 0 डिग्री रखेंगे तो याद रखना, अगर थीटा का मान इस फॉर्मूला में 0 डिग्री रखेंगे, ये कार्य मेरे भाई सबसे अधिकतम मिलता है, मैक्सिमम मिलेगा, और ये Fs हो जाता है। याद रखना, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है इसलिए वो 1 हो गया, और cos थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। अगर ये 1 मैक्सिमम मान है तो ये भी मैक्सिमम मान होगा। तो मेरे भाई ये हमारा मैक्सिमम कब मिलता है, तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। यही चीज मेरे भाई, अगर थीटा का मान मान लेते हैं यहां पर 180 डिग्री रखेंगे तो जो कार्य हमारा होगा वो क्या होगा, हमेशा के लिए याद रखना मिनिमम होगा, और ये आपको माइनस Fs होगा, चूंकि नेगेटिव में हमारा कार्य है। इसी तरीके से मेरे भाई अगर थीटा का मान मान लेते हैं 90 डिग्री अगर हमारा होगा तो जो कार्य हमारा होगा वो 0 हो जाएगा, यानी वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। तो अधिकतम कार्य कितना होता है, तो कहेंगे बल गुना विस्थापन। न्यूनतम कार्य कितना होता है, तो माइनस बल गुना विस्थापन, और 0 तो आपको पता ही है, और एंगल आप पुट करेंगे वैल्यू अपने आप आता चला जाता है। आगे चलते हैं। एक तत्व के लिए संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इतना दे रखा है मेरे भाई, संयोजी कोष का दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका दे रखा है, बाहरी कक्षा का। और बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 5 7, और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन किसमें होगा, तो हेलोजन फैमिली में जो होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्लोरीन हमारा हेलोजन फैमिली में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे मेरे भाई दे रखा है कि सही गैस का समीकरण क्या है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, आदर्श गैस का एक क्वेश्चन होता है पीवी इक्वल टू हमारा nRT हम लोग पढ़ते हैं। अब मेरे भाई n और r हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पीवी बराबर टी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पीवी बराबर टी कांस्टेंट लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई कि P1 V1 बाय T1 ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई P2 V2 बाय T2, यानी एक पोजीशन के लिए दूसरे पोजीशन के लिए दोनों बराबर रेशियो होगा। इसको लिखने का तरीका होता है, इतना बराबर अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 बाय T1 बराबर में P2 बाय V2 बाय T2 लिख सकते हैं।
अब इसी चीज को मेरे भाई अगर इस फॉर्म में लिखा गया है, अगर इसको T1 अनुपात में अगर T2 लिखेंगे, यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको भी इससे डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास यहां पर कहेंगे कि P1 V1 डिवाइडेड बाय यहां पर P2 V2 आपका आ जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा मैचिंग है। आप कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा बी मैचिंग है। आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपका मेरे भाई इसको लिखने का तरीका यही होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कोलाइड तंत्र नहीं है मेरे भाई, कौन सा कोलाइड नहीं है? तो मेरे भाई यहां पर क्लोरोफिल हमारा जो होता है ये कोलाइड नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कोलाइड तंत्र नहीं है मेरे भाई, यानी कि हमारा यहां पर हम कहेंगे कोलाइड का मतलब होता है कि मेरे भाई मिश्रण की बात करेंगे तो ये कोलाइड तंत्र हमारा कौन सा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर यही होना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं, हमारा क्लोरोफिल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मेरे भाई रंगीन कांच वगैरह तो गला करके बनाया जाता है, धुआं भी होगा, धुआं एरोसोल हमारा कोलाइड होता है। दूध हमारा पायस वो भी कोलाइड है, ये भी कोलाइड है, लेकिन क्लोरोफिल हमारा कोलाइड नहीं होता है। क्लोरोफिल हरे पत्ती में पाया जाता है और जो क्लोरोफिल होता है मेरे भाई कोलाइड के फॉर्म में नहीं होता है। आगे कहता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन शो नहीं करता है। तो मेरे भाई पहला तो करेगा, चूंकि दो दो को सब में है तो ये तो करेगा, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे मेरे भाई जो हाइड्रोजन है हमारा यहाँ कॉपर है, तो कॉपर से ज्यादा हाइड्रोजन रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन कॉपर को बाहर करेगा। हाइड्रोजन जो मेरे भाई H2SO4 का निर्माण करेगा कॉपर, ये तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्टिविटी भी देखना है। अगर इसको देखते हैं मेरे भाई तो बेरियम है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि बेरियम सल्फेट बनाएगा, हाइड्रोजन हमारा HCl बनाएगा, ये भी हमारा है। अगर हम इसकी बात करते हैं NaCl होगा और हमारा H2O बनेगा, तो ये भी है। इसका मतलब है मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा नहीं है। अगर ये नहीं है तो यही आंसर करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखिएगा तो Mg3 यानी मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन N2 लिखा हुआ है और ये H2 है, तो ये हमारा कोई कंपाउंड नहीं है। इसलिए मेरे भाई ये हमारा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा इस तरह से फॉर्म नहीं करेगा, इस तरह का कोई रिएक्शन हमारा नहीं होता है। आगे चलते हैं। एक तत्व के परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो हमारा किस में आएगा, तो कहेंगे 17वां परमाणु क्रमांक हमारा क्लोरीन का होगा और क्लोरीन हमारा हेलोजन फैमिली में आता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है 5 केजी का वस्तु 10 केजी का वस्तु है, दोनों मेरे भाई इस्पात का यानी कि स्टील की गेंद बनी हुई है, लेकिन मेरे भाई उस गेंद का दोनों इस्पात की गेंद की गतिज ऊर्जा एक समान है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई गतिज ऊर्जा का एक ही फॉर्मूला होता है कि हाफ mv² आपको यूज करना है, और अगर हाफ mv² अगर आप यूज करते हो तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये एक समान है यानी ये कांस्टेंट है। और हाफ मेरे भाई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि mv² बराबर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा? क्या मेरे भाई इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये हमारा ऐसा हो जाएगा? दोनों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट को अगर इक्वल टू में डालेंगे तो समानुपाती आ जाएगा और ये दोनों उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका द्रव्यमान कम होगा। तो आपको ध्यान रखना 5 किलो और 10 केजी का वस्तु है, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। तो 5 केजी की वस्तु का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो 5 किलोग्राम वाला जो हमारा गेंद होगा वो तेज गति से रफ्तार में चलेगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि लंबवत फेंकी गई, मतलब सीधा ऊपर, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री पर उसको फेंका गया। जब ऊपर मेरे भाई फेंका गया तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से नीचे से फेंका गया होगा, और यहां से किसी चीज को फेंका गया और इसकी वेलोसिटी मेरे ये बोल दिया कि 90 डिग्री पर इसको फेंका, लंबवत फेंका गया। अब कह रहे कि 10 सेकंड के बाद पृथ्वी पर लौटती है। तो मेरे भाई जब फेंका गया तो ये ऊपर गया होगा, और ऊपर जाने के बाद मेरे भाई ये अपने महत्तम ऊंचाई पर जब गया होगा तो महत्तम ऊंचाई पर जाने के बाद ये रिटर्न मेरे भाई ये फिर वापस आया होगा। जब रिटर्न वहां से यहां नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है गया है तो वापस आएगा भी, गया है तो वापस हमारा आएगा भी। लेकिन मेरे भाई ये जो टाइम आपको दे रखा है ना, ये टाइम आपका कौन सा है, तो जाने और आने का टाइम है, यानी कुल उड़ान काल दे रखा है। तो आप कहेंगे कुल उड़ान काल के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, उसको यूज करिए। तो कुल उड़ान काल के लिए मेरे भाई फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कुल उड़ान काल को हम लोग कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, और ये फॉर्मूला 2u sin θ/1 में g होता है। जहां पर मेरे भाई थीटा का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा 2u sin 90 डिवाइडेड बाय हमारा g हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हमारा 2u/1 में g आ जाएगा। तो जब कभी भी कुल उड़ान काल मेरे भाई सीधा अगर फेंका गया है तो आप t बराबर डायरेक्ट 2u/1 में g लगा सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए उसको फेंके जाने वाली गति क्या है, ये निकालना है। तो u निकालेंगे तो ये हमारा कैपिटल
स्मॉल जी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला 10 ले लीजिए, 10 सेकंड लगा था, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पंचा 10, 10 पचा कितना मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहाँ पर 50 मीटर पर सेकंड से कहीं ना कहीं उस वस्तु को फेंका गया होगा, तभी वो 10 सेकंड के बाद फिर से जमीन पर आ गया। तो इसको बनाने के लिए ना, जब कुल उड़ान काल दे रखा होगा तो एक डायरेक्ट सीधा अगर ऊपर फेंका था डी बराबर 2u अपन में जी, आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये दे देगा तो ये निकालना है, कभी ये दे देगा तो ये निकालना है। तो कुल उड़ान काल का फीलिंग आना चाहिए, ऊपर गया वापस आया, कुछ नहीं करना आंसर। चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि बता दीजिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। गैर मेटालिक कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि अधातु की बात करेंगे, और अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। फेनोल्फथालीन जो होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, तो यहां पर हम कहेंगे अम्ल क्षार का सूचक होता है, और हम कहेंगे ये गुलाबी रंग घोल में बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, नहीं मेरे भाई, जब भी क्षारीय कोई भी प्रकृति होती है तो आपको ध्यान रखना कि जब कभी भी क्षारीय प्रकृति की बात करते हैं ये OH माइनस की प्रेजेंस में होता है। यहां पर कह रहा कि सोडियम आयन के प्रेजेंस में होगा, जो कि मेरे भाई बिल्कुल गलत था, और गलत आंसर करना था, यह हो जाएगा। नींबू में तो हम लोग जानते हैं साइट्रिक एसिड होता है, तो सोडियम आयन की वजह से बोला था, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है, हमारा OH माइनस की वजह से होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां दे रखा है कि मेरे भाई एक उपग्रह की बात कही गई है, और इतना किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर वो घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य किए। मेरे भाई अगर कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर मोशन में होता है, कोई भी वस्तु अगर सर्कुलर मोशन में होता है, उसके किसी भी बिंदु पर चाहे कितना भी दूरी पर वो घूम रहा है, उसके किसी भी बिंदु पर किया गया कार्य का मान शून्य होगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। आगे चलते हैं मेरे भाई, प्रबल अम्ल के संबंध में बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि प्रबल अम्ल अन्य पदार्थ जैसे कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो मेरे भाई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा क्षारीय होता है, तो अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहने का मतलब हमारा क्या होगा, सोडियम, हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह की बात कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो अम्ल और क्षार में रिएक्शन हमारा हो जाता है। तो मेरे भाई 73 नंबर क्वेश्चंस का पहला जो स्टेटमेंट है हमारा सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, प्रबल एसिड होता है, ये भी सही है। आगे कहता है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद मेरे भाई नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद कभी नमकीन नहीं होता, खट्टा होता है। तो आप करेंगे आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला डीएनए की बात कही जाती है कि डीएनए का एक खंड जो मेरे भाई प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। तो डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को जीन कहते हैं, और मेरे भाई यही जेनेटिक गुण लेकर के जाता है। तो सीधा सा बात, एक खंड की बात कर रहा है, डीएनए के एक छोटे से टुकड़े की बात कर रहा है, उसको जीन कहते हैं। आगे दे रखा है मेरे भाई, इतना उष्मा अवशोषित कराने के लिए एल्युमिनियम से बने इतने ग्राम की कैलोरीमीटर को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना चाहिए, यानी कि तापमान पूछ रहा है, विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट है। तो Q बराबर ms डेल्टा वाला फॉर्मूला लगेगा। तापमान में अंतर निकालना है तो Q अपन में आप ms कर दीजिए। आपका जूल कितना है मेरे भाई, तो 43.2 किलो लिखा है, जिसका मतलब 10 के पावर 3 इतना जूल कर दीजिए। द्रव्यमान आपको 800 ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट अगर करना चाहोगे मेरे भाई, तो ग्राम को ग्राम में ही रहने देते हैं, क्योंकि ग्राम को अगर ग्राम में रहने देंगे तो ये 800 ग्राम हमारा हो गया। और उष्माधारिता जो एल्युमिनियम का दे रखा है, जिसको S से हम लोग दिखा रहे हैं, ये वैल्यू 0 पॉइंट कितना, तो कहेंगे 0.9 इतना जूल पर ग्राम हमारा हो गया। और यहां पर केल्विन इनवर्स हमारा है। तो मेरे भाई इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, इसलिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये शायद हमारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा। आंसर करेंगे हमारा ये हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेना, आंसर्स आपके आ जाएंगे। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ग्रह की परिधि कितना है, तो एक ग्रह की परिधि मेरे भाई इतना है, और कह रहा है कि अन्य कोई ग्रह इस पर गति नहीं करता है। एक पूर्ण घूर्णन में कितना समय लेता है, तो पूरा घूमने में वो 20 घंटा का समय लेता है। तो मेरे भाई बताइए उसकी गति क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय निकाल दीजिए। तो चाल बराबर मेरे भाई दूरी बट्टा समय अगर निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और ग्रह की परिधि जो होगी वो उसकी दूरी होगी। अगर मान लेते कि ऐसा करके हमारा घूम रहा है, तो कोई वस्तु यहां से यहां घूम रहा है, और मेरे भाई घूमते घूमते अगर यहां से फिर यहां पहुंच रहा है, इसका मतलब एक घूर्णन कर रहा है, और एक पूर्ण घूर्णन की बात कर रहा है। तो एक पूर्ण घूर्णन में समय और उसकी दूरी, और दूरी कितना दे रखा है मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर
36,000 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 18 से डिवाइड कर देंगे। समय टोटल कितना ले रहा है मेरे भाई? 20 घंटा का। और 1 घंटे बराबर कितना हमारा हो जाएगा सेकंड में? तो हम यहां पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम 3600 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3600 और 36,000 को देखिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 36 से इसको काटिएगा तो यहां 10 हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करोगे मेरे भाई, ये 10 दुनिया आपका कितना? तो 20 हो जाएगा, यानी कि 5 बटा हमारा कितना? तो हम कहेंगे 36 हो जाएगा। ये कैसे गड़बड़ हो गया? चलो एक बार और देखते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि दूरी तो हमारा 2 पाई आर होगा, और वह परिधि आपको दे ही रखा है, परिधि आपको दे ही रखा है 36,000 हमारा है। 5 बटे 18 कर देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदल लिए। अब मेरे भाई 20 घंटा जो दे रखा है उसको मीटर पर सेकंड में भी तो बदलना पड़ेगा। 20 घंटे का समय लगता है, तो 20 घंटा को मीटर में बदलेंगे कि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे? तो 20 घंटा बराबर कितना सेकंड? तो कहेंगे 3600 से गुना कर देंगे। क्वेश्चन के आंसर्स मेरे भाई गलत दे रखे हैं। अब आप इसको करेंगे तो आपको निकल जाएगा आंसर। तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 36 से इसको काटिएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा 36 दाएं के ये हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये हमारा 5 बटा कितना होगा मेरे भाई? तो 18 दूना हमारा 36 हो जाएगा। ये चाल आपका इतना मीटर पर सेकंड ही आएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं दे रखा है। आपके आंसर्स मेरे भाई यही होंगे। इसमें कहीं ना कहीं मेरे भाई एक डेटा मिसिंग है, जिसकी वजह से ये गलत आ रहा है, बाद बाकी और सब सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे भोजन में मौजूद कॉफी, पालक, प्याज, चाय उत्पादन, इन सब की अगर बात करते कौन सा तत्व हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में होगा? तो कहेंगे फ्लोराइड होता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन आपका दे रखा है कि हम लोग 2 प्रतिरोध को कैसे सजाए हैं? तो 8 ओम और 24 ओम को समानांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया है। ये 8 है और ये 24 है। अब कह रहा है इसके साथ हम लोग कैसे? तो 14 ओम के प्रतिरोध को फिर अगर जोड़ते हैं, यहां पर 14 ओम का प्रतिरोध है और इसको कितने वोल्ट बैटरी से सप्लाई से जोड़ते हैं? तो मेरे भाई यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यहां पर 14, हम 12 वोल्ट का सप्लाई दे दिए। अब आपसे कह रहा है कि जो 8 ओम वाला प्रतिरोध होगा ना, उसमें कितना धारा जाना है वो बताना है। तो मेरे भाई ये हमारा करंट डिवीजन का रूल लगता है। यहां से प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो करंट यहां से जाना शुरू करेगा और टोटल करंट आ जाएगा, यहां से आ ही जाएगा। ये 2 भाग में बटेगा। अगर इसको R1 कह दीजिए तो इसको आपको R2 कहना पड़ेगा। अब यहां से अगर करंट को अगर देखिएगा तो हमारा I1 होगा और यहां पर करंट हमारा I2 होगा। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन में 8 ओम में भाई पूछा तो I1 आपसे पूछा है। इसके निकालने के तरीके क्या है? तो टोटल करंट हमारा I हो गया, जिसमें निकालना उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर में रखना, यानी कि R2 को रखना है, और जो समानांतर क्रम में है उसी को सिर्फ लेना है। तो R1 प्लस R2 को ही लेना है, यहां पर इसका कोई यूज नहीं है। अब मेरे भाई टोटल करंट आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल करंट वाला टोटल वोल्टेज अपन में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज हमारा कितना है? 12 वोल्ट का है। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है? तो कहेंगे ये हमारा यहां पर पैरेलल में है, और 24 गुना अगर हम 8 करते हैं, 24 गुना 8 प्लस 24, 8 कितना होगा? तो कहेंगे 32 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए कितना मेरे भाई? 14 कर दीजिए और निकल जाए आपको। यहां पर 32 हो गया, 24 8 कितना होता है? 100 8 चौके 32, 24 चौके 96। क्या बोल रहे हैं आप? 24 8 20 चौके 20 8 200 और 4 8 20 8 88, 4 8 32, 192 नहीं होगा? तो ये 192 यहां लिख दीजिए मेरे भाई, और यहां पर अगर करेंगे तो 32 से 34 14 को गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 कितना होगा यहां पर? 4 तिहाई हमारा 12, ये 2 और ये 3, ये सब तो काम तुम लोग कर सकता है यार। ये 2 2 4 और ये 3 1 4, 448 हो गया। ये सब काट कुट करते रहो बैठ करके। डेटा वगैरह सही तो है ना भाई? सही है जी? हैं? अब इसको जोड़ करके काटते रहिए बैठ करके। 448 192 को जोड़िए और काटिए, कितना हो जाएगा बताइए? 8 2 10 और 9 4 13 1 14 1 4 1 5 1 6, ये होगा क्या सर? तो आप यहां पर कह सकते हैं मेरे भाई ये हमारा टोटल कितना आ गया? तो 640 में डिवाइड करेंगे किससे? 32 से। कोई दिक्कत नहीं है। 32 दूना 64 यानी कि 12 बटा 20 हो गया। अब आप लोग देख लीजिए,
हमने निकाल लिया है। और यहाँ पर 12/20 लिखेंगे, अभी कहाँ हुआ है, यहाँ पर 12/20 करेंगे, टोटल करंट हमारा निकल करके आ गया। गुना भागा तुम्हारे हाथ में है। R2 कितना है तो कहेंगे ये 24 है। R1 प्लस R2 कितना हो गया मेरे भाई, तो 24 8 32 हमारा नीचे हो गया। अब इसको कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 8 8 चौके 32, 8 तिहाई 24, और इसको कट कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 9/20 आ गया। 9/20 की वैल्यू सर कितनी होती है? अरे जल्दी बताइए मैथ वाले सर, कहाँ आप गुना भागा कर रहे हैं, जल्दी बताइए। अरे बोलो भाई, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन इन लोग को दे देता है? तो 0.45 आ रहा है ना, तो 0.45 हमारा आंसर हो जाएगा, यही होगा करंट। तो ये करंट डिवीजन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा तो आपके आंसर से आ जाएंगे, और 0.45 यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है मेरे भाई, अरे बाप रे कितना क्वेश्चन दे दिया है मेरे भाई। बैक्टीरिया का खोज एलोवेन हॉक ने किया था, कहानी खत्म। एक्सकिरण में स्टफिंग विभव जो होता है मेरे भाई, आवृत्ति का समानुपाती होता है। तो आवृत्ति अगर न्यूनतम होगा तो न्यूनतम आवृत्ति किसका होगा, तो लाल रंग का हमारा होता है। क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो आवृत्ति कम होता है। ये रिलेशन आप लोग जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहेगा कि सर सॉल्व नहीं किए। यहां पर मान लेते हैं, कह रहा है कि कोई वस्तु अपने विराम से चलना शुरू करता है, यानी x का मान 0 है, तो t का मान भी क्या, तो कहेंगे 0 है, और इस समय वह चलना शुरू ही करती तो यहां पर उसका इनिशियल वेग भी 0 है। अब यहां पर अगर वस्तु पहुंचती है तो यहां से यहां पहुंचने में वह कितना मेरे भाई, इसके दौरान में वह त्वरण जो उसका है एक्सीलरेशन, वो हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलती है, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने में वो 2 सेकंड, तो ये ठीक नहीं लग रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर आपका v निकल गया, तो ये v निकाल लीजिए, v बराबर u प्लस AT कर लीजिए मेरे भाई। v निकालना है, u का मान तो 0 है, a का मान आपका 4 है, टाइम यहां से यहां में 2 लेते हैं, 2 सेकंड का आपका है, ये 2 सेकंड का, फिर आपको 4 सेकंड में भी देखना पड़ेगा, अगला 4 सेकंड में, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा, तो 8 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि पहली वेलोसिटी हमारी इतनी आ गई। अब मेरे भाई इसके रीजन में लगाएंगे तो यहां से फिर यहां पर पहुंचेगा, इसको अगर मान लेते भी तो इसको मान लेते भी डैश। अब ये प्रारंभिक या अंतिम इसमें लगाएंगे, फिर लगा दीजिए वही फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस AT, आप लगा दीजिए मेरे भाई। अब हम कहेंगे अंतिम हमारा यहां पर v डैश होगा, तो प्रारंभिक हमारा कितना, तो हम कहेंगे v जो हमने निकाला है यहां पर v1, और ये v1 हमारा 8 हो गया, a हमारा वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। अगला 4 सेकंड की बात कर रहा तो 4 हो जाएगा, कितना हो गया, तो 4 चौके 16, 16 8 सर कितना होता है, 24 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मेरे भाई यहां पर निकल गया, इससे निकल गया, आपसे औसत वेग पूछा गया है, तो औसत वेग निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, आप दोनों का निकल चुका है, ये वाला और ये वाला, दोनों का जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, 8 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 करिए, इसका मतलब है ये 16 हो जाएगा। डायरेक्ट आप देख लेना, हमारी तबियत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए हम थोड़ा फास्ट किए, ठीक है। बाद बाकी जो भी कैलकुलेशन किए हैं उसी के हिसाब से आपको आंसर करने थे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक। चलिए आइएगा और आप देखेंगे टेक्नीशियन 41 का मैथ्स। अब बताओगे, बोला गया 3x² प्लस ax प्लस 4 में x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड होगा, भाग लगेगा, तो a का मान ज्ञात करना है। तो पूर्णतः विभाजित होने के लिए x माइनस 5 बराबर में 0, तो x की मान 5 यूज करेंगे, ठीक है। और पूर्णतः अगर किसी संख्या को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, x की मान 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया कितना होता है, 25 तिया 75, प्लस में ये 5x 5a हो जाएगा, प्लस में 4 बराबर में 0, 75 और 4 आपका हो जाएगा 79, और बराबर के उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये माइनस में 79 हो जाएगा, एक ही मान हो जाएगा। अगर इसको आप काटते हो तो ये 5 एका ही 5, माइनस में 5 एका ही 5, 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो सर जी 2 29, 5 25, ठीक है, 15 5 75, 75 बच गया 4, 8 5 40, आंसर हो गया -15.8,
मेरे प्यारे मित्र, अब समझोगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। बोला गया चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल की है और दूसरी संख्या कुल गाड़ियों की है। ये तो समझ में आ गया कि पहली संख्या, पहली ग्राफ जो है मोटरसाइकिल का है और दूसरी ग्राफ का कुल गाड़ी का बिक्री है। ठीक है, आगे बोला जाता है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी से अप्रैल 2017 के जनवरी को लेना है और अप्रैल 2017 के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों के पंजीकृत संख्याओं में कितने की वृद्धि हुआ है, संख्याओं से कितना बढ़ी है। तो जनवरी में बताओ टोटल गाड़ियों की संख्या 27 था और मोटरसाइकिल कितना था 21। तो बताओगे मोटरसाइकिल से अन्य गाड़ी कितना ज्यादा है। 27 में से 21 घटा देंगे तो 6000। ये सब हजार में है, 6000 ज्यादा है। आगे बोला जाता है अप्रैल, अप्रैल कहाँ है, मार्च अप्रैल ये है। तो अप्रैल में टोटल गाड़ियों की संख्या 35 है, मोटरसाइकिल की संख्या कितना है तो 20 है। तो 35 में से अगर 20 घटाते हैं तो कितना आता है, तो सर जी 15000 आता है। तो आप बता दोगे अप्रैल से बोला गया है किसमें, तो जनवरी से अप्रैल के दौरान मोटरसाइकिल के अलावा बाकी गाड़ियों की पंजीकृत संख्याओं में कितना वृद्धि हुई है। तो 6 से 15 हो गया, 6 से 15 हो गया, मतलब कितना का वृद्धि हुआ, तो 9 का वृद्धि हुआ। 9 का मतलब 9000 का वृद्धि हुआ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब हजार में है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी पंजीकृत संख्या दिया गया हजारों में दिया गया। किस में दिया गया मेरे प्यारे मित्र, हजारों में दिया गया है। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है, उनका मिडिल फिंगर जो है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। इसका तो ये तो अगर रूट निकल जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, मतलब वो परिमेय है। ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ये बताओगे क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 3 होता है। ये बताओगे ये भी तो यही है, ये 8 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पूछा, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से, ये 4 ऑप्शन है, 4 भिन्न है, चारों भिन्न में से किस में 5/8 जोड़ने पे 1 बन जाता है। कौन सी संख्या ऐसी है चारों ऑप्शन में जो कि 5/8 जोड़ोगे तो 1 बन जाता है। मान लो x एक ऐसी संख्या है जिसमें 5/8 जोड़ रहे हैं तो वो 1 बन जा रहा है। ये इधर लेके जाओगे तो 1 में से 5/8 घट जाएगा तो 3/8 होगा। मेरे प्यारे मित्र 3/8 कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, यही हमारा 3/8 है। ऊपर नीचे 2 से गुना कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 चचेरा भाई की वर्तमान आयु का योग 46 दिया गया है। 2 चचेरा भाई है, और 2 चचेरा भाई है तो क्या हुआ, उनकी मेडिकल में फिट होंगे कि नहीं होंगे वो आपको एक बार जो है नवीन सर से बात करना होगा। आपका कौन सा मिडिल, ये वाला कटा है क्या, पूरा कट गया या कटा हुआ है, केवल पूरा कट कर निकल गया है, क्या हुआ है। लिटिल कट, कितना छोटा सा कट है, कोई दिक्कत नहीं है, कट कर निकला है, क्या हुआ नहीं हुआ है, एक बार सर से आपको बात करनी होगी। बोला गया 2 चचेरा भाइयों का योग जो है 46 वर्ष है। 8 साल पहले, बोला गया 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु का दुगनी थी। ये 8 साल पहले की बात बोला जा रहा है। जो छोटा का उम्र 1 साल होगा तो बड़ा का उम्र 2 होगा, दुगनी होगा। मेरे प्यारे मित्र आप मुझे बताओगे अगर इसमें x लगा देंगे तो काम बन जाएगा। हमारा ये 8 साल पहले, तो प्रेजेंट का उम्र ये हो जाएगा, इसमें भी प्रेजेंट का उम्र ये हो जाएगा। और बोला दोनों का योगफल 46 दिया गया है। एकदम सिंपल प्रश्न है। 2x और x क्या हो जाएगा, 3x, और 8 8 16 बराबर में 46। ये इधर जाके घटेगा
तो आप बताओगे 46 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 30, तो x की मान हो जाएगा 10। तो x की मान 10 हो गया, ये प्रेजेंट वाला उम्र आया है, ठीक है। तो बोला गया है कि बड़े चचेरे भाई के वर्तमान उम्र क्या है, तो बड़े चचेरे भाई के वर्तमान उम्र यही वाला है, तो यहां पे 10 रखोगे तो ये 20 + 8 प्रेजेंट में हो जाएगा 28 साल। कितने वर्ष से हो जाएंगे? 28 साल का हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना चाहिए। हम तो आपको बताएं कि ये आपके एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन फिक्स रहता है और ये खुद आपको स्पीड बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अब ये तो बता चुके कि रेकरिंग हटेगा, बट्टा में 9 होगा, जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है उतना 9, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता तो 0 होता है, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहता वो घट जाता है। ये सब बातें सारा कुछ बताया हुआ, ये कर लीजिएगा आप। ये बताओगे, बोला गया 2 अंकों वाली एक इकाई, सुनोगे, एक संख्या का इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है। मेरे प्यारे मित्र, दहाई अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल, बोला गया संख्या को उसके अंक, जो संख्या उसके अंकों से गुना करोगे तो 324 है। वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो के बीच में है? यह बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, लेकिन आप देखो अगर ये 35 और 40 के बीच में होगा तो 35-40 के बीच में अगर 36 लेते हैं तो दहाई अंक हमारा 3 है, तो इकाई अंक इससे 3 अधिक है, 3 में 3 जोड़ोगे तो 36 आ गया, तो ये हमारा संख्या बन सकता है। बोला गया संख्या लीजिए और संख्या के अंक को जोड़िए, 3 और 6 9, गुना करोगे तो 324 आना चाहिए। गुना करो, 9 × 6 = 54, ठीक है, 54 के 4 और 9 × 3 = 27, 27 और 5 आपका कितना हो जाएगा? 27 × 5 = 32, तो 324 आ जा रहा है। मतलब हमारी जो संख्या होगा पहला ही ऑप्शन होगा, किसके किसके बीच में? तो 35 और 40 के बीच में। 36 एक ऐसी संख्या है जो कि ये काम करोगे आ जाएगा, ठीक है। इसको बनाने जाओगे मेरे प्यारे मित्र बहुत समय लगेगा और लंबा चौड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा और उसको सॉल्व करने में अच्छा खासा समय लगेगा। ये एक बात बताओगे, बोला गया एक परीक्षा में 52 छात्रों का औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम, जो सबसे हाईएस्ट अंक है और जो सबसे लोएस्ट अंक है, 48 भी तो होगा वैसे ही सर, मतलब कौन सा 48 हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, जो सबसे हाईएस्ट अंक है और जो सबसे लोएस्ट अंक है उसको निकाल दिया जाता है, तो शेष का जो शेष छात्रों का औसत है उसमें औसत अंक में एक कमी हो जाता है। मतलब 45 था, एक कम हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो उच्चतम और न्यूनतम अंक जो निकाला गया उसकी औसत ज्ञात करें। मेरे प्यारे मित्र, ये टोटल औसत कितना है? 45, और यहां जो निकाला गया हाईएस्ट और लोएस्ट, इसी का एवरेज आएगा। इसी का क्या आएगा? एवरेज आएगा। और ये दोनों इसको निकाल दिया जाता तो 45 एवरेज था, उसमें से एक कम हो गया तो 44 हो जाएगा। बीच में हमारा दोनों 45 एवरेज टोटल का था, 52 छात्रों का, 2 छात्र को निकाल दिया तो 2 छात्र इधर निकला, तो निकालने के बाद ये दोनों जब मिक्स हुआ तो उसकी औसत कितना बन गया? एक कम, मतलब 44। ये कितने छात्रों का था? 52, और ये कितने का था? तो 2 का। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 26 दूनी 52, 1। अब यहां से इसका अंतर लेते थे 1 बराबर में 1, मतलब 26 बराबर में सही में 26 होगा। ये दोनों को जोड़कर यहां लिखा जाता है 6 × 4 = 10 और 4 × 2 = 6 = 1 = 7। तो हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज हमारा डायरेक्ट आ गया 70 अंक, डायरेक्ट आ गया 70 अंक। पैंतालीस और 50 के बीच में तो आ रहा है। अड़तालीस, 48 क्या कहना चाह रहे इसमें? कौन सा क्वेश्चन था इसमें? 48 3 अधिक है क्या? अरे भाई साहब, 3 अधिक है इससे। क्या बोला गया है
कि क्या बोला गया, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई अंक दहाई से 3 अधिक है। तो दहाई से बताओगे 3 अधिक है, ये 4 अधिक ना होगा, 4 अधिक हो रहा है, 3 अधिक, ये भी तो ध्यान रखना है, दूसरा टर्म भी ध्यान रखना है। बोला गया एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, 15%, 10%, X% के 3 क्रमिक छूट देने के बाद आपका विक्रय मूल्य 1542 रुपया 24 पैसा बचता है। ठीक है, में बेचा जाता है। तो X का मान क्या है? एक बात बताओगे, 2400 रुपया अंकित मूल्य है, 15% पहले छूट दिया गया, तो 15% का फ्रैक्शन मान होता है 3/20, 20 में 3 का छूट दिया गया तो 17/20। आगे बताओगे कि 10% का फिर छूट दिया गया, तो मतलब 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, 10 में 1 का छूट दिया गया 9/10। आगे बोला गया X% का छूट दिया, मतलब 100 में से X का छूट दिया, तो 100 माइनस X बटा में 100, और ये टोटल SP कितना हो गया छूट देने का बाद विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हो गया 1542.24। ये दशमलव उड़ेगा, नीचे में 00 आएगा, 00 से 00 समाप्त हो गया, 0 से 0 इधर समाप्त हो गया। ये काटोगे 2 से तो ये होगा 12, ये 12 हो जाएगा। एक बात बताओगे, 9 से तो ये कट रहा है, तो 9 से आप काट सकते हो इसको, 9 से अगर काटोगे इसको तो 9 एका ही 9, ठीक है, बच गया 6, 9 7 63, फिर 9 एका ही 9, फिर बचा कितना 3, 9 3 27, फिर बचा 5, 9 6 54, ये हो गया। ठीक है, अब बताओगे, अब 12 से भी कट रहा है, तो 12 से भी आप काट ही दीजिए इसको, 12 एका ही 12, फिर 11 बचा नहीं लगेगा, फिर 0 होगा, 12 नमा 108, 12 नमा 108, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 का ही 12 11 113, 12 नमा 108, तो 113 में से 108, 113 में से 108 जाएगा, कितना बच रहा है, तो 8 5 13, एक बच रहा 56। ये तो नहीं कट रहा है 12 से, देखिए तो कहीं गड़बड़ हुआ है क्या हुआ? पहले 9 से काटेंगे, अगर 9 से इसको काटेंगे तो 9 एका ही 9, ठीक है, बच गया आपका कितना बचा, तो 6, तो 9 7 63, 9 7 63, तो 9 7 63 बचा 1, फिर 9 एका ही 9, ठीक है, बच गया आपका 3, तो 32 हो गया, तो 9 3 27, 32 में से 27 जाएगा 5, तो 9 6 54। अब ये हो गया, अब 17 से ही काट दो, 17 एका ही 17, 0, फिर 0 हुआ, ठीक है, नहीं लगेगा, फिर 0, 17 17 8 136, ये हो गया। ठीक है, कट गया, 12 से भी कट रहा है, 12 से काट दोगे, 12 नमा 108, ज्यादा हो जा रहा है, 12 8 96, तो 4 बचा, और 12 चौक 48, 84 हो गया। तो 100 माइनस एक्स बराबर में 84, इधर उधर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जो डिस्काउंट था एक्स की मान, जो अंतिम डिस्काउंट था वो कितना आ गया, 16 आ गया। ये बताओगे, बोला गया एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि का मतलब अमाउंट हुआ, उसी धनराशि पर समान वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। इसका कहने का अर्थ है कि 8% की दर से 4 वर्षों में क्या ब्याज बनेगा, तो साधारण ब्याज में समय और दर को गुना करते तो ब्याज मिलता है। तो सर जी समय और दर को गुना किए तो 4% मिला, ये ब्याज मिला, और 100% मूलधन होता है, तो इसको जो देंगे तो इतना धन प्राप्त होगा, इतना धनराशि प्राप्त होगा। बोला गया उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर यही रहना है, और 14 वर्ष में साधारण ब्याज जो बनेगा वो बराबर होगा। तो साधारण ब्याज क्या बनेगा, तो 14 गुना आर, तो 14R%, समय और दर को गुना करेंगे तो ब्याज मिलेगा, तो 14R% ब्याज बनेगा। तो 14R% ब्याज बनेगा, ये किसके बराबर होगा, इधर जो धनराशि प्राप्त हुआ था उसी का, ये धनराशि है, बराबर हो गया। एक बात बताओ, 14R% में से ये घट जाएगा तो क्या बनेगा, बचेगा, सर जी 100% बराबर में हो जाएगा 10R%, परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कटा, आर की मान आ गया 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था, 10% था।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था 10%। ये बताओगे, बोला गया किसी वस्तु के इसके विक्रय मूल्य के 8/11 में बेचने पर मधु को 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 85% पे बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। एक स्थान दशमलव तक सही बताना है। एक बात बताओगे, यहां 11 है, 11 का मल्टीपल में ही आप जो है क्या करो, तब विक्रय मूल्य मान लो। माना विक्रय मूल्य 99 रुपया, क्या मानोगे 99 रुपया। तो जो अभी बिक रहा है वस्तु वो कितना में बिक रहा है, तो 99 का अगर एसपी आपका ओरिजिनल वास्तविक एसपी 99 माने हो तो अभी नाव विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सर जी बोला गया है कि सर जी 99 का 8/11 में बेचा गया। इसको काटोगे तो इसको काटे तो कितना आ गया, 9 बार में 9 8 72, 9 8 72 रुपया में आप बेचे हैं, जो कि क्रय मूल्य पे 10% का हानि हुआ। तो सीपी पे 10% का हानि हुआ, मतलब 9/10 में वस्तु को बेचे और बेच कितना में रहे 72 में। ये कटेगा तो ये 8 हो जाएगा। सीपी हमारा इसका अर्थ हुआ कि 80 रुपया रहा होगा। सीपी हमारा कितना रहा होगा, 80 रुपया रहा होगा। अब बोला गया कि वास्तविक जो विक्रय मूल्य है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य यही है, इसका 85% में बेचेंगे तो कितना का लाभ या हानि होगा तो बताना है। तो यही 99 रुपया है विक्रय मूल्य और इसका 85% का मान होता है 17/20 में अगर बेचे तो 17 नमा कितना हो जाएगा, देखोगे 17 नमा 153 के 3, बाकी हाथ में 15, फिर 17 नमा 153 और 15 जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 5 3 8 और 6 इतना आया और बट्टा में 20। अब इससे भाग दोगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 2 1 ही 2, ये 5, 84 रुपया 15 पैसा के लगभग में विक्रय मूल्य हुआ। तो बताओगे क्रय मूल्य 80 रुपया, विक्रय मूल्य 84.15, तो कितने का लाभ हुआ सर जी 4.15 का लाभ हुआ। कहां से, तो 80 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, ये परसेंट है, जीरो उड़ेगा, नीचे में डबल जीरो आएगा, कट गया। अब बताओगे अगर इसको काटना चाहे 5 से तो ये 16 हो जाएगा और 5 से ये 8 पंचे 40, 5 दिया 15, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 दशमलव और लगभग में 16 दूनी 32, 5.2% का लगभग में लाभ होगा। 5.2% के लगभग में लाभ होगा। एक बात बताओ, बोला गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप बताओ। तो परिमाप मतलब पेरीमीटर बताना है, परिधि बताना है, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मतलब 15 है, तो 15 दूनी 30 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 30 पाई आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओगे, बोला गया एंगल ए और एंगल बी 2:1 है। एंगल ये ए का मान 2 है और बी के मान 3 है। एक राइट एंगल, सुनोगे, एक जो है स्ट्रेट एंगल पे पूरा होता है 180 डिग्री, तो पूरा योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहां से यहां 180 डिग्री मतलब 3 2 5, 5 बराबर में 180 डिग्री। एक की मान हो जाएगा 36, तो 2 की मान हो जाएगा 72। पूछ रहा है एंगल एच ये वाला है, तो अगर ये 72 हुआ तो ये और ये संगत कोण हुआ तो ये भी 72 हो गया। तो आप जानते पूरा यहां से यहां 180 डिग्री होगा, तो 180 में से अगर 72 डिग्री घटा देते हो तो कितना बच रहा है, 0, ये 8 हो जाएगा, 0 108 डिग्री। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो एच एंगल निकल कर आया पूरा 180 में से ये वाला 72 डिग्री घटा दोगे, ये 72 कहां से है, 2 की मान, क्योंकि आप जानते हो ये और ये ऊपर वाला संगत कोण होता है, ऊपर वाला संगत कोण होता है। एक बात बताओगे, बहुलक में एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर में होता है 3 गुना माध्य का, ये तो आप जानते हैं, 3 गुना माध्य का और माइनस में 2 गुना माध्य। अब बोला गया बहुलक कितना है, तो 27 है और माध्यिका 35 है, तो 35 तिया 5 तिया 15 और 3 तिया 9 1 10 105। तो बोला गया माध्य ज्ञात करना है, माध्य m ज्ञात करना है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 2m बराबर में माध्य बराबर में ये आप 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 78। तो m की मान हो जाएगा ये 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 39। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेलवे के लिए एनटीपीसी बैच
आपका जो है 23 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है बाजार समिति में। एक बात समझोगे, बोला गया एक कार्य को समाप्त करने में राजा सुजय से दुगुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। तो एक बात बताओ कौन कौन है? तो सर जी राजा है, सुजय है और रौनक है। रौनक है तो रौनक तथा बोला गया है 3 गुना समय लेता है। सुजय जो है, राजा जो है सुजय से दुगुना, इससे ये दुगुना और इससे 3 गुना समय लेता है। इससे 3 गुना समय लेता है, इससे 3 गुना समय लेता है। अगर ये 2 हुआ तो 2 का 3 गुना 6 हुआ, और सुजय से ये दुगना समय लेता है तो 3 होगा, तो 3 से दुगना राजा समय लेता है। समय की चर्चा हुई है तो टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क 6 मानो तो ये राजा जो है 6 दिन में 6 काम तो 1 दिन में 1 काम, सुजय 3 दिन में 6 काम तो 1 दिन में 2 काम, और रौनक जो है 2 दिन में 6 काम तो 1 दिन में कितना काम करता होगा? तो 3 काम करता होगा। सबका इफिशिएंसी आ गया, सबका इफिशिएंसी आ गया। बोला गया सुजय अकेला 6 दिन में कोई काम कर देता है, तो सुजय 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 दिन में क्या किया होगा? 12 काम। अब बोलता 12 काम ये सब मिलकर करेगा, तो 1 काम राजा करेगा, 2 काम सुजय करेगा, रौनक 3 काम करेगा, 3 2 5 1 6 6 के हिसाब से काम होगा। 12 काम करने में 2 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कोविड-19 बोला गया महामारी प्रकोप में जो है 15,750 जनसंख्या से घटकर 14,490 हो गई। तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो बताओ कितना कम है? 0। आप उसमें से 15,750 में से 14,490 घटा दोगे तो कितना कमा वो निकल जाएगा? 0। 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब बताओगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1260 कम गया है। 1260 जनसंख्या कमा है कहां से? तो 15,750 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। एक बात बताओगे आप मुझे, इससे इसको काट दोगे तो काटोगे यहां से, तो 25 से अगर काटोगे तो 25 चौके 100 होता है, और 25 से काटोगे 25 छक्का 150, 25 दिया 75, और ये 2 बार में ये कट जाएगा। 4 दूनी 8। कितना परसेंट आ जाएगा? 8%। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते। चतुर्थ समानुपात हम बताए थे, चतुर्थ समानुपात होता है BC/A होता है। 4 से 3 संख्या दिया रहे ABC, तो चतुर्थ समानुपात बोले जाए तो BC/A होता है। मतलब 26 गुना में 32 और बट्टा में 16। 16 दूनी 32, 26 दूनी 52। आंसर हमारा चतुर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया 1800 है टोटल जो है छात्रों की संख्या है 1800, और बोला गया है कि ग्रेड C प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कितने अधिक छात्र ने ग्रेड B प्राप्त किया है? तो ग्रेड B प्राप्त किया कितने अधिक? तो 24 था और ग्रेड B में 27 आया, तो 3% छात्र अधिक ग्रेड B को प्राप्त किया है। तो किसका? तो 1800 का 3%। तो 18 का 36, 18 के 54 स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखेंगे, इसको लिख सकते 1/cot थीटा। ये यहां चला जाएगा और जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। बच्चे एक बात आप मुझे बताओगे, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा, और माइनस में 1 माइनस में cot थीटा, और नीचे में ये वाला सॉल्व हुआ तो यहां गया, तो cot थीटा और माइनस में 1, क्योंकि 10 हो गया 1/cot, और ये वाला cot उठकर यहां गया जो कि यहां आ गया, और यही चीजें दिया गया है स्क्वायर प्लस 1। ये चीजें सेम है, ये चीजें सेम है, कट जाएगा, लेकिन ये माइनस इधर है, माइनस अगर लोगे तो माइनस सीधा सीधा माइनस एक बार यहां लगा दो तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो बताओगे माइनस कॉट का स्क्वायर, तो कॉट ही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है और स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक बात बताओ, इसका कई सारा हम 4 फार्मूला इसका लिखाए हैं। किसका? तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC की 4 फार्मूला लिखाए हैं। 4 में से अभी जो इसमें फार्मूला लगने वाला है वो लगेगा 1/2 A प्लस B प्लस C, ठीक है, इंटू 3A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। ये तीसरा फार्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पे माइनस
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्र इसकी मान कितना दिया गया है, इसकी मान दिया गया है आपका कितना है, तो 189 दिया गया है। क्यूब की मान 190 माइनस 3abc और 1/2 ए प्लस बी प्लस सी की मान 6 दिया गया है। और यहाँ पे स्क्वायर की मान दिया गया 32, 32 दिया कितना होता है, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 96 और माइनस में ए प्लस बी प्लस सी की मान 6, 6 का स्क्वायर 36, ये होगा, ये कटेगा 3 होगा, 96 में से 36 जाएगा तो आपका कितना होगा 60, 60 और 3 80, 180 हो जाएगा। 180 ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 180 आके घट जाएगा, मतलब 3abc की मान हो जाएगा 180, इसमें से आके घटेगा तो 9 हो जाएगा, इसको काटोगे 3 हो जाएगा। abc की मान हो गया 3। मेरे प्यारे मित्र पूछा है 4abc की मान, 4abc की मान, तो 4abc की मान 3 आया तो 4 तिया 12 हो जाएगा, कितना होगा 4 तिया 12। फार्मूला याद रखोगे, फार्मूला ये जरूर याद रखोगे, इसके कई सारे फॉर्मेट होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया, समबाहु त्रिभुज के एरिया क्या होता है, ये आप जानते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर 24 गुना 24। तो आप बताओगे ये कटेगा, तो ये कटेगा कितने बार में, तो सर जी 6, 24 6 144, 144 √3, आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बढ़ोगे, 400 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, तो ए जो है बी को 15 मीटर का छूट देता है, 15 मीटर का शुरुआत देता है, मतलब बी इतना दौड़ेगा तो ए पूरा यहां से यहां दौड़ेगा, तो बी दौड़ेगा कितना, 15 मीटर आगे खड़ा कर दिया गया, तो इसमें से घटा दोगे तो ये 5, ए 400 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा, तो 5, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 385 दौड़ेगा। फिर भी बोलता है कि वो 10 सेकंड से हार जाता है, तो बताओगे ए की चाल यहां से यहां ए को जाने में कितना समय लगा, ए की समय बताओ, ए की समय, तो ए का समय बताओ, 400 मीटर दौड़ेगा ए किस चाल से, तो समय बराबर में तो दूरी बटा चाल 16 मीटर पर सेकंड से, इसको काटोगे 4 चौके 16, 25, तो 25 सेकंड लगा और 25 सेकंड में यहां पहुंच गया, और बी को कह रहा है तुम्हें समय लगेगा 10 सेकंड का, क्योंकि 10 सेकंड से हम तुमको हरा दे रहे हैं, तो मतलब बी का समय क्या हो जाएगा, तो बी का समय जो होगा वो 25 सेकंड और प्लस में 10 सेकंड उसे पहुंचने में और लगेगा, उसे टोटल 35 सेकंड लगेगा। तो बी की चाल पूछा है, तो बी की चाल होता है दूरी बटा समय, बी तो दौड़ रहा है 385 दौड़ेगा, और कितना समय में, 35 सेकंड में, तो 35 इकाई 35, 35 इकाई 35, तो 11 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा बी की, 11 मीटर पर सेकंड बी की चाल हो जाएगा। चलिए ये बताओगे, बोला 25% छूट के बाद ये हुआ, बच्चे कौन नहीं बता सकते हो, एक्स में अगर 25 मान लेते, लैपटॉप की मूल्य x रुपया, 25% का छूट दिया, 1/4 में 4 में 1 का छूट दिया तो 3/4 हो गया, और ये कितना हो गया 65,520। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 एकाही 3, 2 बचा 8 तिया 24, 4 तिया 12, 0, x की मान हो जाएगा 0, 4 चौके 16, 18 चौक 72, 1 73, ठीक है 73, बाकी हाथों में 7, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बोला घड़ी की सुई 2 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब त्रिज्या हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर, अब 45 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो एक बात बताओ, 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, पूरा एक राउंड होता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो 6 मिनट बनाएगा, 6 मिनट, सुनोगे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 45 गुना 6 डिग्री का कोण बनेगा, तो 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 24 और 3 27, तो 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो चाप की लंबाई पूछा है, मतलब कितना दूरी तय करेगा, यही चाप की लंबाई होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री, तो पाई यूज करना है, आर स्क्वायर 2 गुना 2 4 होता है, और 270 और बटा में 180, 180 से 180 कट जाएगा, 9 से काटोगे 2 बार में, 9 तिया 27, 2 से काटोगे ये 2 बार में, 3 दूनी 6, 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई, 9 तिया 27, 9 दूनी 18,
और चाप की लंबाई पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, सॉरी 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 गलत लिख दिया, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। वो क्षेत्रफल हम लिख दिए थे 360 नीचे में होता, लेकिन चाप की लंबाई में यहाँ पे 2 पाई आर होगा तब 360 डिग्री होगा, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। 2 और ये हो जाएगा 270 और बटा में 180। अब सही है फॉर्मूला, 9 से काटोगे 2 और 9 से काटोगे 3, 2 से 2 कटा तो 3 पाई हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, बोला गया 70 से 90 के बीच में सभी आभाज्य संख्या का औसत बताना है। कहां कहां से बीच में हुआ? 70 से 90 के बीच में आप थोड़ा सा बताओगे आभाज्य संख्या क्या क्या होता है 70 से 90 के बीच में? तो सर जी 71, आभाज्य संख्या 73, उसके बाद 74, 75, 76, 77 नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 79 ये होगा, 81, 82, 83 और 89। और कुछ होता है क्या आभाज्य संख्या? देखोगे तो यही होता है ना, यही 70 से 90 के बीच में यही होगा। और सभी को जोड़ोगे तो योग औसत होता है योगफल बटा संख्या, 395 होगा, 1 2 3 4 5 5 संख्या, तो 7 5 35, 9 5 45, 79 हो जाएगा औसत। लास्ट प्रश्न था आज का। चलिए मिलते हैं फिर बुआ नेक्स्ट क्लास में, अब आपका रीजनिंग होगा। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू सभी लोग। मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं बच्चा, मिस्टेक तो होता ही रहता है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आज का जो देखते हैं हम लोग रीजनिंग में। देखिए बाबू पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझोगे प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो कहाँ अपना प्रयोग करते हैं? तो प्रयोगशाला में करते हैं। इसी प्रकार जो खगोल विज्ञानी होते हैं, ठीक है, वो अपना प्रयोग पेशा में नहीं करेंगे, पर्यावरण का प्रयोग करेंगे, लेकिन पर्यावरण में नहीं, विश्वविद्यालय में नहीं करेंगे। तो कौन बच गया? तो वैधशाला बच गया, यानी ऑब्जर्वेटरी बच गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही जो है ना बाबू इसके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट आंसर जाएगा। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, तो देखो ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ा, तो स्पीड से आगे बढ़ा यानी मल्टीप्लिकेशन है। 5 को 2 से गुना किए, कितना हो गया? 10 हो गया, और प्लस 1 जोड़ दिए तो कितना? तो 11। अच्छा देखो, तो 11 से 35 आने के लिए 11 को 3 से गुना कर दो, 11 तिया 33 हो जाएंगे, और प्लस 2 जोड़ दोगे तो कितने? तो 35 हो जाएंगे। अब 35 से 143 पहुंचाना है, यानी हमें लगता है ना कि 4 से गुना करने पे काम चलेगा। तो 35 को 4 से गुना करो, 4 5 20 के लिए 0, हाथ में 2, और चढ़ती है 12 2 14। अब देख लो कितने जुटेंगे? 3 जुटेंगे, तो कितने हो गए? तो 143 हो गए। इसका मतलब है मेरे भाई 143 को हमें 5 से गुना कर लेना चाहिए और 4 जोड़ना चाहिए। तो 5 तिया 15, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 5 6 को 20, 1 21 का 1 हाथ में बचा 2, 5 का 5 2 7, 715 हो गए, और इसमें 4 जोड़ दोगे तो 719 हो जाएगा। 719 ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता दिखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को देखो, देखो इस पर बहुत स्पीड में नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है। तो क्या है हमारे पास? तो 59 है, 72 है, इसके बाद 87 है, 104 है, उसके बाद वट है, और उसके बाद 144 है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 में से 9 गया तो 3, और 6 में से 5 1, पहले कितने? 13 बढ़ गए। फिर देखो 7 में से 2 गए तो कितने? 5, और फिर यहाँ पे 8 में से 1 यानी 15 बढ़ गए। अच्छा फिर से देखो तो 14 में से 7 गया तो 7, और फिर 10, 9 में से 8 गए तो 1, 17 बढ़ गए। तो देख लो 13 से 15, 15 से 17, तो 17 से कितना बढ़ना चाहिए? तो 19 बढ़ना चाहिए। 19 बढ़ा दो, 9 4 13, 13 के लिए 3, एक ही ऑप्शन में 3 है, बस इसको आंसर मार लेना, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखिए प्लस डिवीजन का स्थान चेंज कर लो आप, या प्लस इंटू का कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो, इसमें कोई दम होता नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखें तो ये सर्किल 3 है, 3 ही रह गया, तो ये बॉक्स 3 है तो 3 ही रह जाएगा, सारे में है। अब ध्यान से देखो ये कितना मूव कर गया है?
तो शुरुआत में वो यहाँ पे देख रहा था सारा और लास्ट में वो यहाँ देखने लगा, यानी 45 डिग्री मूव कर गया। तो जब ये 45 डिग्री मूव करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, और जब सीधा होगा ना तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो देख लो, तो इस तरह का रिएक्शन जहाँ देखने को मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का रिएक्शन किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना यही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखिए, ए बी आर ओ ए डी दे रखा है, ए बी आर ओ ए डी दे रखा है, और इसको क्या लिखता है? तो आर बी ए ओ ए डी। तो देख लो, लास्ट में 3 को क्रॉस नहीं किया, लेकिन शुरुआत वाले 3 को क्रॉस कर दिया। सेम काम एक्टिव के साथ करना है, तो शुरुआत वाले 3 को क्रॉस कर दो, टी सी ए आई भी ई, टी सी ए आई भी ई, टी सी ए आई भी ई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलोगे। अच्छा देखिए, अगर हम 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 के पास पहुंचेंगे, ठीक है, और 4 इधर 3 इधर, यानी इसमें 14/2 को जोड़ दो, यानी 196 में आप 7 जोड़ दो, कहां पहुंच जाओगे? तो 203 पे पहुंच जाओगे। अच्छा सेम काम करके देखो, तो अगर 18 का स्क्वायर करोगे तो ये 324 होगा, और 324 में 18/2 यानी 9 जोड़ दो, 324 में 9 जोड़ दिया तो 333 हो गए। समझ में आ गया? करना क्या है? 16 का स्क्वायर कर लो, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 होता है, और 16 का आधा 8 जोड़ दो, तो 256 में 8 जोड़ोगे तो 264 हो जाएंगे। 264 ढूंढ लो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, देखिए y अपने जगह पे घूम जाएगा, तो y अपने जगह पे घूमेगा तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि कैपिटल Y है। अब दोनों में देखो H कॉमन है, P कॉमन है, A कॉमन है, R कॉमन है, G कॉमन, O कॉमन, I कॉमन, L कॉमन। देख लो यहाँ सेकंड लास्ट में कैपिटल B की स्मॉल b। तो देखिए ध्यान से, हाथ पीछे से तीसरा कैपिटल B होना चाहिए, पीछे से तीसरा स्मॉल b दे रखा, कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट वन देखिएगा, सभी सेब फल है, सभी सेब ताजे हैं, सेब को किससे मिलवाना है? तो ताजा से। अब सेब को ताजा से मिलवाने आएंगे तो फल मदद करेगा, सब्जी मदद नहीं करेगा, गलत हो गया। कुछ फल ताजे हैं, फल को किससे मिलवाना है? ताजा से, सब्जी मदद नहीं करेगा, नहीं, एक भी गलत है, 2 भी गलत है, ना तो 1 ना तो 2 निकलता है। तो देखिए ध्यान से, हाँ जितना भी सेब था ये सभी का सभी सेब का था, तो सभी का सेब फल था। दूसरा कहता है सभी फल सब्जी है, जितना भी फल है ना बाबू ये सबका सब क्या है? तो सब्जियां हैं। और फिर देखो क्या कहता है, कुछ सब्जियां ताजी हैं, तो कुछ सब्जियां क्या हैं? तो ताजी हैं। पहला कंक्लूजन कहता है सभी सेब ताजे हैं, सारा का सारा सेब हमें ताजा नहीं दिख रहा है, यानी ये गलत हो गया। दूसरा कहता है कुछ फल ताजा है, तो कुछ फल हमें ताजा नहीं दिख रहा है, गलत हो गया, यानी ना तो 1 अनुसरण करेगा और ना ही 2 अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्या कहता है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत का शब्द का चयन कीजिए। आलसी, निष्क्रिय और सुस्त तीनों समानार्थी शब्द है, लेकिन फुर्तीला, एक्टिव जिसको कहते हैं वो अलग शब्द है। तो फुर्तीला इसके लिए अदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बाबू, कहता है सर यहाँ कितने त्रिभुज हैं? कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको त्रिभुज देखना आसान हो जाएगा। तो देख लो, यहाँ अगर देखोगे तो वहाँ कितने त्रिभुज हैं? तो 3 त्रिभुज है। यहाँ भी देखोगे तो कितने त्रिभुज हैं? तो 3 है। तो 3 3 कितने? 6। यहाँ देख लो तो 6 3 कितने? तो 9 त्रिभुज हो गए। अभी 9 के बाद देखो यहाँ वाले, इस वाले में देखोगे तो 9 और 3 कितने? तो 12 त्रिभुज हो गए, यानी इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या मेरे भाई 12 है। 12 त्रिभुज किस में दे रखा है? सी में दे रखा है। तो इसका परफेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ब्रह्मांड, प्लूटो और सौरमंडल। तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड में कौन आएगा? सौरमंडल आएगा, ठीक है। और सौरमंडल में कौन आएगा? तो प्लूटो आएगा। सौरमंडल में कौन आएगा? तो प्लूटो आएगा, क्योंकि प्लूटो जो है वो सौरमंडल का हिस्सा है। लेकिन कब? ये कई साल पहले। अगर इसको हम लेटेस्ट में देखने जाएंगे तो लेटेस्ट में ये ऐसे बन जाएगा, ये हुआ ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर आया सौरमंडल, लेकिन अब प्लूटो जो है वो हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, तो प्लूटो अलग हो जाएगा। तो देखिए दोनों
दोनों वेन डायग्राम दे रखा है, तो या तो क्वेश्चन सेटर अगर ये पुराना कॉन्सेप्ट लिया होगा यानी पुराने बुक से लिया होगा तो इसका आंसर सी दे रखा होगा, और अगर उसने नए बुक से लिया होगा तो इसका आंसर डी दे रखा होगा। तो देख लीजिएगा इसका आंसर सी भी सही हो सकता है, इसका आंसर डी भी, क्योंकि प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन कुछ साल पहले उसको 9वें ग्रह से आजादी मिल गई, यानी अब हमारे सौरमंडल का हिस्सा प्लूटो नहीं है। तो अगर ये पुराने बुक से क्वेश्चन लिया होगा तो इसका आंसर सी होगा, और नए बुक से क्वेश्चन लिया होगा तो डी होगा। तो अभी के हिसाब से हम इसका आंसर डी ही लगाएंगे। अच्छा ध्यान से देखोगे, ए हैश बी का अर्थ है कि बी की बहन ए है, तो बी की बहन कौन है, तो ए है, यानी हैश के पहले जो भी आएगी वो बहन कहलाएगी। फिर कहता है ए एट दी रेट ऑफ बी का अर्थ है कि बी की माँ ए है, यानी एट दी रेट ऑफ के पहले जो भी आएगी वो माता कहलाएगी। फिर कहता है तो किस व्यंजक का अर्थ है कि एफ की माँ सी है, एफ की माँ सी को बनाना है। तो देखिए अगर हम हो गए तो एम मेरी माता हो गई, और मेरे माता की बहन मेरी मौसी हो गई, और मेरे मौसी की माता, तो मेरे मौसी की माता मेरी नानी हो जाएगी। हमको किसको बनाना था, तो एफ को सी की माँ बनाना था, और यहाँ एफ जो है ना वो सी की नानी नहीं नतनी हो गई। छोड़ दीजिए, आगे चलिए। हम हैं मेरी कौन, तो बहन, और मेरे बहन की बहन तो मेरी बहन, और मेरी बहन की माँ तो मेरी माँ, एफ सी की माँ हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नीचे 4 वर्ग समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है। तो देखिए तो केपी अपोजिट है, जीटी अपोजिट है, एमएन अपोजिट है, लेकिन देख लो क्यू और एल अपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में अपोजिट दे रखा है जबकि क्यू और एल में अपोजिट नहीं दे रखा है। रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 1 और ग्रुप डी के लिए कंप्लीट टारगेट बैच 4000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ ये बैच आया है, जो बैच आपकी 23 सितंबर से स्टार्ट हुई है। इसका लाइव क्लासेस 2 से 7 पीएम में चलता है, और इसकी फी मात्र 6,999 रुपये रखी गई है। चलिए आइए देखिए, बाकी 4 से अलग है। तो देख लो, हमें 4 ट्रायंगल इसमें भी दिखते हैं, 4 ट्रायंगल हमें इसमें भी दिखते हैं, 4 ट्रायंगल हमें इसमें भी दिखते हैं, और 4 ट्रायंगल हमें इसमें भी दिखते हैं। लेकिन देखो बॉक्स की संख्या यहाँ कितनी दिख रही है, 2, यहाँ भी बॉक्स की संख्या 2, यहाँ भी बॉक्स की संख्या 2, लेकिन यहाँ बॉक्स की संख्या हमें 3 दिख रही है। यानी अदर फिगर में सी नंबर फिगर ही अलग है, क्योंकि इसमें बॉक्स की संख्या कितनी दिख रही है, तो 3 दिख रही है। डॉक्टर ने अपना शुल्क दुगना कर दिया, कहने का मतलब है कि डॉक्टर अपना फी जो है ना वो दुगना कर रख दिया। कहता है निष्कर्ष निकालिए। उसका राजस्व दुगना हो जाएगा लेकिन उसके रोगियों की संख्या समान बनी रहेगी। हो सकता है अगर बहुत अच्छा डॉक्टर है और रोग को बहुत अच्छा पकड़ता है तो वो अपना फी दुगना भी कर देगा, तब भी उसके यहाँ रोगियों की संख्या बनी रहेगी और उसका राजस्व यानी उसका धन भी दुगना हो जाएगा। तो 1 नंबर सही है। उसका राजस्व कम हुआ तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज्यादा कम हो गई है। अब कह रहा है कि दुगना कर दिया। अगर उसका राजस्व कम हुआ है तो समझिए कि रोगियों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहले 100 रुपया फी ले रहा था, अब 200 रुपया फी ले रहा है। अगर उसका राजस्व कम हो गया यानी पहले से कम कमाने लगा है, यानी रोगियों की संख्या आधे से भी कम हो गई है। 2 भी सही है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऐसा किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो आंसर किसको कर लोगे? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लोगे। नीचे दिए गए शब्द को सुलझाइए और असंगत को चुनिए। LION लायन मिल गया, तो COW काउ मिल गए। उल्फ WOLF उल्फ मिल गया। अच्छा टाइगर TIGER टाइगर मिल गया। देखिए ये भी जंगली जंतु, ये भी जंगली जंतु, ये भी जंगली जंतु, लेकिन काऊ जो है ना ये पालतू पशु है तो इसको जम्बलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जम्बलिंग कहते हैं। तो आंसर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर है। पुराने पत्ते के स्थान पर नए पत्ते आते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि जो भी पुराना पत्ता होता है ना उसके स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं। कहता है पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते। तो ये तो गलत है ना। अगर पेड़ नया है तो पहली बार तो नया पत्ता आएगा ही। पुराने पत्ते बेकार होते हैं।
अब पुराने पत्ते के स्थान पे नए पत्ते आ जाते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुराने पत्ते बेकार हैं। तो ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। धूप सेकना विटामिन डी का एक स्रोत है। एक चिकित्सक की सलाह, एक डॉक्टर ने सलाह दिया कि धूप सेकना विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, यानी आप अगर धूप सेकते हो तो विटामिन डी की कमी आपकी दूर हो सकती है। अब कहता है अज्यूम कीजिए धूप सेकना विटामिन डी का एकमात्र स्रोत है। आपको मालूम है लॉजिकल रीजनिंग में एकमात्र का प्रयोग नहीं करते। लोग शरीर में विटामिन डी प्राप्त करने के एक तरीके के रूप में धूप सेक सकते हैं। बिल्कुल सही बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर होगा। 14 अप्रैल 2005 को गुरुवार था, तो 10 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान से देखिएगा, पहले 14 अप्रैल से 10 मई जाते हैं, तो अप्रैल में 16 दिन बच गए, 16 दिन के लिए 2। अब मई में कितना है? 10, तो 10 का मतलब 7 एकम 7 निकल गया 3। 2005 से 2017 जाने में 12 साल लगेंगे। इस 12 साल में लीप ईयर को काउंट कीजिए, तो 2008, 2012, 2016 3 लीप ईयर काउंट होगा। 12 2 14 खत्म हो गए, 3 3 6, यानी हम लोग को 6 दिन आगे जाने होंगे। तो किस से? तो थर्सडे से या तो 6 दिन आगे चले जाओ या तो 1 दिन पीछे चले आओ। थर्सडे से 1 दिन पीछे आने पे बुधवार मिलेगा। बुधवार किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो परफेक्ट हम आंसर हमारा क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखोगे, ढेर सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो बिंदु वाई से शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर, ये बिंदु वाई है। यहां से शुरू करता है और उत्तर की ओर कितना चलता है? 8 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। फिर दाईं ओर मुड़ के 11 किलोमीटर। अब यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ करके वो 11 किलोमीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर। अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलता है। और अंत में वो दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर। तो देखिए ये 8 किलोमीटर था और ये 11 किलोमीटर, तो जब 3 किलोमीटर लेंगे तो वो बिल्कुल इसके पैरेलल आकर खड़ा हो जाएगा। अब कहता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है। पूछ रहा है बिंदु जेड से बिंदु वाई पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी? तो बिंदु कहां से? तो बिंदु जेड से बिंदु वाई तक जाना है। तो बिंदु जेड से बिंदु वाई तक जाने के लिए उसको ईस्ट में जाना होगा। और डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो ये पूरा 15 है और ये 12 कट गया, तो ये डिस्टेंस 3 बच गए। तो ईस्ट में 3 किलोमीटर। देख लो ईस्ट में 3 किलोमीटर किस में है? तो 3 किलोमीटर पूरब में ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर होगा। देखिए बाबू, एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हुई है, सिलेक्शन बैच। 4000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन, मात्र 299 रुपये में ये बैच आपको ऑफर करी गई है। तो जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हो आप इस बैच के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो। देखिए कुछ पुस्तकें आलू हैं, तो पुस्तक को किससे मिलना है? आलू से। प्याज भी तैयार, टमाटर भी तैयार। प्याज को टमाटर से मिलना है, प्याज यहीं टमाटर यहीं, री स्टेटमेंट, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देख लो जितना भी आलू है ये सभी का सभी आलू क्या है? तो टमाटर है। और सभी टमाटर क्या है? तो प्याज है। और सभी प्याज क्या है? तो पुस्तक है। जितना भी प्याज है ये पुस्तक है। अब कहता है कुछ पुस्तक आलू है, तो देख लो पुस्तक का कुछ हिस्सा पे आलू है, यानी सही हो गया। दूसरा कहता है कुछ प्याज टमाटर है, तो देख लो जितना भी प्याज है उसके कुछ हिस्सा पे टमाटर है, सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर है। कहता है 5 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 5 विद्यार्थी बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके, ये राइट और ये लेफ्ट। अब जो कहता है बस वो काम कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ए और बी क्रमशः पंक्ति के बाएं और दाएं सिरे पर है। तो ए पंक्ति के बाएं सिरे पर है और बी पंक्ति के दाएं सिरे पर है। टोटल 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 2 लोग को हमने देख लिया, तो बाकी जो 3 लोग बच गए इन्हीं दोनों के बीच में आएंगे। सी डी के बगल में है और ए के दाएं से दूसरा है, तो सी ए के दाएं से दूसरा है। और सी जब डी के बगल में है तो डी यहां भी हो सकता है या डी यहां भी हो सकता है। आगे चलिए, ई ए के ठीक बगल में बैठा है। ई ए के जब ठीक बगल में बैठा है तो डी को यहां बैठना पड़ेगा। अब पूछता है दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन है? तो दाएं सिरे से अगर तीसरे स्थान पर ढूंढने जाएंगे तो सी मिलेगा। और सी किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत ही छोटा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था।
देखिए कहता है यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरे प्रतीक और तीसरे अक्षर को श्रृंखला के दाएं छोर से पांचवें और छठे संघटक के एक संयोजन करने पर कौन सा संयोजन बनेगा? तो ध्यान से समझिएगा, यदि श्रृंखला के बाएं छोर से दूसरा प्रतीक, तो बाएं छोर से दूसरा प्रतीक डॉलर है और तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा अक्षर जी है, ठीक है। श्रृंखला के दाएं छोर से पांचवें और छठे, तो पांचवा छठा, तो 1 2 3 4 5 और छठा, यानी ये बनेगा। अब देख लो ये किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है कि C इक्वल टू डी है। अब C से D तक की बात करें तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी ये वाला बात गलत हो गया। अब कहता है C ग्रेटर V है, तो C से V तक मिलाने के लिए C को पहले Z से मिलाना होगा और Z को V से मिलाना होगा, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर स्ट्रांग होगा, यानी C ग्रेटर होगा V से। ये बात सही है। जब तीसरा हमें सही मिल गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही पूछा था कौन सही है। तो चलिए आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट।